ॐ गणेशाय नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्ष्यं विद्यां देहि नमस्तुते। हरिः ओम्। नमस्ते। सत्यमेव जयते। हमारे भारत सरकार में प्रशासन का संचालन और क्रियान्वयन जिनके माध्यम से किया जाता है, वह संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जब अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मुख्य परीक्षा के पेपर 4 के लिए उनको एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पढ़ना होता है। तो प्रशासन में नैतिकता को बढ़ाने के लिए एक प्रशासनिक सुधार आयोग स्थापित की गई थी। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की एक चौथी रिपोर्ट है, इसको आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये आपको मदद करेगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का शासन में नैतिकता। एक बात है महात्मा गांधी का जो कहा हुआ बात है कि जो परिवर्तन आप विश्व में देखना चाहते हो वो पहले स्वयं में देखो, ये महात्मा गांधी ने कहा। ऐसे एक स्टेटमेंट प्रकाशित किए गए। भारत सरकार जनवरी 2007 में दिया हुआ कुछ रिपोर्ट है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट, शासन में नैतिकता, जनवरी 2007 का रिपोर्ट है, ये मदद करेगा। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जो परिवर्तन आप विश्व में देखना चाहते हो वह पहले स्वयं में देखो, ऐसा महात्मा गांधी ने अपना विचार एक रखा है। इस रिपोर्ट के बारे में जो प्राकथन है उसको समझिए कि एक इंसान के रूप में हमारी महानता इसमें इतनी नहीं है कि हम इस दुनिया को बदलें, वह तो परमाणु युग का रहस्य है, जितनी इसमें है कि हम अपने को बदल डालें, ऐसा भी महात्मा गांधी का विचार है। महात्मा जी का एक सुदृढ़ और खुशहाल भारत की दृष्टि पूर्ण स्वराज्य कभी वास्तविकता में नहीं बदल सकती यदि हम आमतौर पर राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज से भ्रष्टाचार के खात्मे के मुद्दे का समाधान नहीं कर लेते। खुशहाली और समानता की तलाश में शासन को एक कमज़ोर कड़ी माना जाता है। भ्रष्टाचार को दूर करना एक नैतिक अनिवार्यता ही नहीं बल्कि किसी देश को दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ गठजोड़ के लिए एक आर्थिक आवश्यकता भी है। स्वामित्वहीनता की वापसी, संविदा प्रवर्तन और अधिकारी तंत्र विलंबों और भ्रष्टाचार में कमी से हमारे जीडीपी की दर में पर्याप्त रूप से वृद्धि हो सकती है। एक अच्छे शासन के 6 मापदंड समझे जाते हैं जो कुछ उप मापदंडों को मिलाकर बनते हैं। इस प्रकार हैं: कथन और जवाबदेही, राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा की अनुपस्थिति, सरकारी प्रभावशीलता, विनियामक बोझ की युक्ति युक्तता, विनियामक मतलब जो रेगुलेटरी निकाय होते हैं वो रीजनेबल रेगुलेशन हो, कानूनी नियम, रिश्वत की अनुपस्थिति और सरकारी अनुपस्थिति। इनमें से अंतिम 2 नैतिक शासन के संदर्भ में अत्यंत प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है। कानून को नियमों का मापदंड इन चीज़ों से किया जाता है: क्या दंड उचित प्रकार से किया गया है या नहीं, संविदाओं की प्रवर्तनीयता, काले धन की सीमा, संपत्ति के प्रवर्तनीय अधिकार, कर चोरी की सीमा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, व्यापार की योग्यता और लोगों द्वारा सरकार की कार्यवाही को न्यायालयों में चुनौती देना आदि। न्यायालय में लोग सरकार के कार्यों को भी चुनौती देते हैं। क्योंकि रिश्वतखोरी की अनुपस्थिति का मापदंड इस प्रकार लिया जाता है: सरकारी, राजनीतिक और नौकरशाही के अधिकारियों में भ्रष्टाचार की परमिटों और लाइसेंसों को प्राप्त करने संबंधी रिश्वतखोरी की, न्यायतंत्र में भ्रष्टाचार की तथा उस भ्रष्टाचार की जिसके कारण विदेशी विनियोगकर्ता भय खाता हो, इन सब बातों की संगत अनुपस्थिति। यह धारणा है कि लोक सेवाएं मनमाने ढंग से और प्रतिशोधी कार्यवाही के विरुद्ध संवैधानिक गारंटी से पैदा होने वाली कार्य पद्धतियों के कारण दंड के अधिरोपण से अधिकतर बच जाती है। उन संवैधानिक सुरक्षणों ने व्यवहारात्मक तौर पर अपराधी को लोकपद का अपने निजी लाभ के लिए दुरुपयोग करने के लिए कुछ तेज दंड देने से बचाया। इसका एक मुख्य परिणाम यह हुआ है कि जवाबदेही को हानि हुई है। विधि शास्त्र के अनेकानेक पूर्व निर्णयों ने
इतना स्थान ले लिया है कि अनुच्छेद 311 की वास्तविक मंशा ही लुप्तप्राय हो गई है, जिसके कारण भ्रष्टाचार को कम करने में बाधाओं के अंबार से लग गए हैं। ऐसा प्रावधान यूनाइटेड किंगडम सहित किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं देखा गया है। ईमानदार व्यक्ति का बचाव करने की आवश्यकता है और बेईमान अनुच्छेद 311 का पूरा लाभ उठाता हुआ प्रतीत होता है। अतः कार्य पद्धतियों को युक्ति संगत बनाने और उनका सरलीकरण करने के लिए प्रशासनिक विधि शास्त्र के समूचे ढांचे की बृहत जांच करने की आवश्यकता है। प्रवर्तन की एक त्रुटि सक्षम पदाधिकारी द्वारा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन की अनुमति में देरी करना रही है। इस संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग की 2004 वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट का हवाला दिया जा सकता है। स्वीकृति के लिए 153 मामलों में से 21 मामले 3 वर्षों से अधिक अवधि से निलंबित थे, 26 मामले 2 से 3 वर्षों के बीच और 25 मामले 1 से 2 वर्षों के बीच से निलंबित थे। विभागीय जांचों का महत्व या तो संरक्षण का पात्र बनने के कारण या फिर किसी की कृपा का पात्र बनने के कारण कम हो जाता है। सत्यनिष्ठा वित्तीय ईमानदारी से कहीं अधिक होती है। लोक कार्यालय को एक न्यायाधीश के रूप में समझा जाना चाहिए। भ्रष्टाचार के 2 पक्ष होते हैं। पहला, वह संस्थान जो बहुत ही भ्रष्ट होता है, और दूसरा, वे व्यक्ति जो बहुत ही भ्रष्ट होते हैं। सार्वजनिक लाभ के लिए काम करने की आवश्यकता है और अधिकारियों द्वारा की जा रही सेवाओं को भी महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। अंतःसंबद्ध जवाबदेही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है और जवाबदेही को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। विश्वास और आस्था बनाने के लिए एक वातावरण की आवश्यकता होती है जहां पारदर्शिता, खुलापन, निर्भीकता, निष्पक्षता और न्यायपूर्णता का मूल्य होता है। हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। स्पष्ट तौर पर नियमों का न होना कोई समस्या नहीं है, ईमानदारी पर लेकिन ये बात ध्यान देना है, नियमों का नहीं होना समस्या है। ईमानदारी पर कोई कानून नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? कानूनी नियम केवल भ्रष्ट दिमाग को विकृत कर सकते हैं। ये तो गलत बात लिखा हुआ है। कानूनी नियम से भ्रष्ट दिमाग क्या होगा? सही होगा। तथापि यह दिल से उसे विकृत नहीं कर सकते। अलेक्जेंडर सोल्जेनसियन के शब्दों में अच्छाई और बुराई की जो रेखा होती है वह न तो देशों के बीच से निकलती है और न ही वर्गों के बीच से, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के दिल के बीच में से गुजरती है। हमारा कोई अन्य भाग नहीं होता सिवाय इसके कि जो हम स्वयं बनाते हैं। यह भी गलत है। लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, इंडोर्स करते हैं, आपका अप्रिसिएशन होता है, आपके कार्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन होता है, जिसके आधार पर आपका फेट बनता है, आपको लोगों की ग्रेस मिलती है। जो केवल अपने गुणों के कारण शासन चलाता है उसकी तुलना उस ध्रुव तारे से की जानी चाहिए जो अपनी जगह पर रहता है परंतु अन्य सभी तारे उसके चारों ओर घूमते हैं। जब शासक स्वयं सही होता है तो लोग उसकी सही दिशा में अपने आप चलने लगते हैं। यदि शासन उन लोगों के द्वारा चलाया जाता है जो किसी दोष के कारण परित्यक्त हों तो लोगों को कष्ट होगा। यदि कोई लोगों द्वारा परित्यक्त हो तो उनके द्वारा शासन कैसे चलाया जा सकता है? हमें प्लूटो के इस व्यादेश को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि बुद्धिमान व्यक्ति शासन के संचालन में भाग लेने से मना करने पर दंड के भागी होते हैं तो बुरे व्यक्तियों द्वारा सरकार चलाने से लोगों को कष्ट भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन यह भविष्यवाणी नहीं, यह एक संकल्पना है। इसका सुधार का ब्याज क्या हुआ? बुद्धिमान व्यक्ति को शासन के संचालन में भाग लेने के लिए बताया जाए और बुरे व्यक्तियों को सरकार चलाने से रोका जाए। अगली बात है अच्छे शासन की नींव स्थिरता और मधुर संबंधों को सुनिश्चित करते हुए नैतिक गुणों पर रखी जानी चाहिए। महान चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने सदाचार को अच्छे शासन और शांति की आधारशिला माना है। तो कन्फ्यूशियस ने किसे माना है? सदाचार को अच्छे शासन और शांति की आधारशिला माना है। अच्छी शासन कला चीज़ों को सही रूप में लेने और उन्हें सही जगह पर रखने में ही होती है। कन्फ्यूशियस द्वारा बताया गया अच्छे शासन का मार्ग भारत जैसे देश के लिए एक आदर्श के रूप में अनुकूलतम है, जहाँ हमारे शासन के आज के खिलाड़ी किसी सिद्धांत का पालन नहीं करते और केवल अपना उल्लू सीधा ही करते हैं। शासन के खिलाड़ी नहीं, हमारे शासन के जो अधिकारी हैं यहाँ उनकी चर्चा की जानी चाहिए। शासन कोई खेल नहीं। कन्फ्यूशियस ने जीवन और चरित्र निर्माण के लिए सदाचार पर बल दिया है।
या उस धर्म या सदाचार के साथ मेल खाता है जो संसार में सभी धर्मों ने सिखाया है और बौद्ध धर्म में एक चौथे नेक सत्य के रूप में लोगों को सिखाया गया था। उसने यह भी बल दिया था कि आदमी को स्वयं सदाचारी बनना चाहिए और केवल तभी विश्व में सदाचार आएगा। इस बात की गांधी जी की इन शब्दों के साथ तुलना की जा सकती है कि जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हो वह पहले स्वयं में देखो। लेकिन दुनिया में भी परिवर्तन लाने के लिए जो प्रयास करते हैं वह परिवर्तन उनमें लाया जा सकता है। जैसे आप सब्जी बना रहे हैं तो आप खुद ही सब्जी थोड़े बन जाइएगा, सब्जी आप बनाते हैं कि आप सब्जी बन जाते हैं। कोई भी विचार को कॉन्ट्राडिक्शन है आप उस पर तर्क कर सकते हैं, उसका बात का खंडन मंडन कर सकते हैं उस हिसाब से। यह आपकी तर्क बुद्धिमत्ता पर आधारित होती है। किसी बात को अंधविश्वास की तरफ नहीं मानिए, अपनी बुद्धिमत्ता अपने तर्क शक्ति का प्रयोग कीजिए। बच्चे लोगों को टीचर पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं तो खुद ही परीक्षा में बैठ के एग्ज़ाम थोड़े ना देते हैं। परिवर्तन किसमें आता है? बच्चों के जीवन में लाना होता है। अतः पूर्ण विश्लेषण के बाद अब नैतिकता का ही प्रश्न है। नैतिकता कुछ मानदंडों की एक श्रृंखला है जो आचार का मार्ग दिखलाती है। एक समस्या यह है कि विद्यमान आचार संहिताएं प्रत्यक्ष और सारंगत नहीं हैं। वे केवल अस्पष्ट कथन हैं जो कभी कभी सीधे निषेधाज्ञा को दर्शाते हैं। अतः इनका को स्पष्टीकरण होना चाहिए और इनकी जो निषेधाज्ञा हैं इनका व्याख्या किया जाना चाहिए। नैतिक संहिता का निर्धारण करने के लिए नेपोलियन की सलाह को ध्यान में रखना लाभदायक होगा, जिसने कहा था कानून इतना सारगर्भित होना चाहिए कि उसे कोट के जेब में रखकर ले जाया जा सके और यह इतना सरल होना चाहिए कि किसान भी इसे समझ सके, यानी रिटर्न में होना चाहिए और उनका स्पष्ट सही शब्द से व्याख्या होनी चाहिए। यद्यपि न्यायालय में दुर्विनियोजन के दंडनीय अपराध को हर बार सिद्ध करना संभव नहीं होता, फिर भी लोक सेवक को राष्ट्र को गंभीर धन की हुई हानि पहुंचाने के लिए सेवा से हटाया जा सकता है। किसी सिंचाई बांध या भवन के निर्माण में किसी इंजीनियर ने त्रुटिपूर्ण सामान का जानबूझकर प्रयोग किए जाने की अनुमति दे दी होगी। इस बात के लिए भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उसे न्यायालय में अभियुक्त तो नहीं बनाया जा सकता, परंतु उसे अक्षमता के आधार पर सेवा से हटाया जा सकता है। एक कर अधिकारी ने भविष्य में विवरणी का समर्थन लेने के लिए राजस्व की चोरी करने में समझौता कर लिया होगा। ऐसी संभावना हो सकती है। इनकी जब जांच की जाए तब इनके बारे में सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऐसा आचार उसे दंडनीय अपराध के आरोप के तत्व तो प्रदान नहीं कर सकता, परंतु उसे सेवा से हटवा सकता है। सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा के लिए दंड न्यायालय में दोष सिद्धि ही नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बल्कि इस प्रयोजन से विशेष रूप से गठित उच्च स्वतंत्र संस्थानों द्वारा निर्धारित किए गए औचित्य भी होने चाहिए। हमारे ब्रिटिश के मॉडल शासन का मुख्य तौर पर अनुकरण किया गया। हमारे देश ने ब्रिटिश के मॉडल शासन का मुख्य तौर पर अनुकरण किया है, लेकिन इसमें संशोधन और उस अनुसार से उनका अंगीकरण भी किया गया है। टोनी ब्लेयर की सरकार में मंत्रियों को ऐसे छोटे छोटे अनुचित कामों के लिए त्यागपत्र देना पड़ा, जैसे कि मंत्री के किसी बच्चे की देखभाल करने वाली के लिए वीजा के लिए संबंधित व्यक्ति को जल्दी काम कराने के लिए दूरभाष पर बात करना, अथवा सरकार द्वारा समर्थित किसी कार्य के लिए उदार योगदान देने वाले व्यक्ति को ब्रिटिश नागरिकता प्रदान करवाना। ऐसे सिद्धांतों का समर्थन करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने मुदगल मामले में घोषणा की थी, जिसमें लोकसभा के सदस्य को संसद द्वारा 24 सितंबर 1951 को निष्कासित कर दिया गया था, जब उस सदस्य ने स्वयं भी त्यागपत्र देने की इच्छा जताई थी। संसदीय जीवन में आचार के उच्च मापदंड स्थापित करने में पूर्व नेतृत्व के प्रयासों में मुदगल मामले को एक बहुत ही नेक नियति के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। इनकी व्याख्या को समझ सकते हैं कि कैसे क्या इनका प्रसंग था। हमें सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा को कड़े मानदंडों को निर्धारित करते हुए वापस लाने की आवश्यकता है, न कि संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले महत्वपूर्ण लोक सेवकों को उनके इस तर्क के कारण उनका बचाव करना है कि उन्हें न्यायालय में दोष सिद्धि नहीं किया जाए। मानदंड केवल सीजर की पत्नी के लिए ही नहीं होने चाहिए, बल्कि स्वयं सीजर पर भी होने चाहिए। शासन के किसी अन्य मुद्दे की अपेक्षा भ्रष्टाचार की समस्या का हल अधिक सर्वांगी होना चाहिए। केवल देश की आर्थिक भूमिका का विनियमों से परे करके, उदारीकरण करके और निजीकरण द्वारा संकुचन कर देने से किसी समस्या की आवश्यकता रूप से हल नहीं है।
यहाँ पे इसका व्याख्या क्या होगा? देश की आर्थिक भूमिका का विनियमन किया जाए, उदारीकरण के साथ साथ निजीकरण का भी ध्यान रखा जाए, इनका भी युक्त निर्बंधन किया जाए, और निजीकरण का संकुचन भी किसी चीज़ का समस्या का समाधान नहीं है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। प्रचलित संस्थागत प्रबंधों की समीक्षा करके उनमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। स्वविवेकी निर्णयों को कम करने के लिए शक्ति से निहित व्यक्ति को जवाबदेह बनाया जाए, उनके संचालन को अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और उनका सामाजिक लेखा जोखा होना चाहिए। ऐसे सभी कार्य पद्धतियों, कानूनों और विनियमों जिनसे भ्रष्टाचार फैलता हो और जो कुशल सुपुर्दगी व्यवस्था में बाधा डालते हों, उन्हें दूर किया जाना होगा। सार्वजनिक जीवन में प्रोत्साहनों की भ्रष्ट व्यवस्था, जिसमें भ्रष्टाचार, ऊंचे दाम और कम जोखिम की गतिविधि बन जाते हैं, का समाधान आवश्यक है। इस संदर्भ में भ्रष्टाचार के आरोपों पर दोषी करार दिए गए लोगों को लेकर सार्वजनिक रूप से एक उदाहरण कायम किया जाना चाहिए और इस संबंध में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इससे यह आशा है कि समाज में भ्रष्टाचार की तस्वीर के संबंध में जो औचित्य पिछले कुछ समय से बढ़ रहा है वह कम होगा। इसके अतिरिक्त आर्थिक नीति के राजतंत्र में परिवर्तनों के साथ साथ विनियमन निकाय जो सुसंगत आर्थिक संस्थाओं के संचालन का मार्गदर्शन और उस पर निगरानी रखते हुए उपभोक्ताओं के हित में आचार नियमों को बनाते हैं और ऐसी वृत्तियों का निर्धारण करते हैं जो व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करती हैं। उन्हें अर्थव्यवस्था के उन अनेक क्षेत्रों में गठित करना होगा जो अब खोले जा रहे हैं। इसके साथ साथ बड़े से बड़े लोक पद के लिए भी सशक्त स्वायत्ता और विश्वसनीय ढांचों के माध्यम से सामाजिक निगरानी का भी गठन करना होगा। इन परिवर्तन में से कुछ के लिए सूचना का अधिकार एक प्रारंभिक बिंदु हो सकता है, यानी सभी को उनसे संबद्ध सूचना सुनिश्चित रूप से प्रदान किया जाना चाहिए, लिखित और मौखिक दोनों रूप में। ई गवर्नेंस और सर्वांगी परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। शासन की एक ईमानदार व्यवस्था बेईमान व्यक्तियों को हटा देंगी और अच्छे लोगों को नियुक्त करेंगी। जैसा कि ग्लैड स्टोन ने ठीक ही कहा है, सरकार का उद्देश्य लोगों को अच्छा काम करना आसान कर देना और बुरा काम करना कठिन कर देना होता है। हम हमेशा अपनी त्रुटियों के लिए अन्य लोकतांत्रिक संस्थानों द्वारा अतिक्रमण का उल्लेख करते हुए खेल में दोष निकालकर इन त्रुटियों को दूसरे पर मढ़ देते हैं। एक कार्यपालक सिविल सेवाएं राजनेता या विधायक पर और उसके विपरीत हस्तक्षेप का दोष लगाता है। विधायक न्यायपालिका को, न्यायपालिका विधायक को दोषी ठहराते हैं। विधायिका न्यायपालिका को और न्यायपालिका विधायिका को दोषी ठहराने की बात करते हैं। लोग एक दूसरे पे अपना बात रखते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शक्ति के संतुलन के सिद्धांत का अनुपालन, ताकि जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर विषय पे अपना क्वेश्चन आदमी ज़रूर उठा सकता है। तो किसी के ऊपर क्वेश्चन उठाना, दोषी ठहराना और शक करना, दोनों में अंतर है। जब हम शक करते हैं तो उनकी जांच करवाते हैं और उस जांच के आधार पे उनकी शुचिता और अच्छाई सिद्ध होती है। तो ये बात ध्यान देना है, विधायक न्यायपालिका को या विधायक न्यायपालक को कोई एक व्यक्ति के ऊपर ही करेगा। एक व्यक्ति एक पूरे संगठन पे भी अपना शक कर सकता है, एक संगठन एक व्यक्ति पर भी शक कर सकता है। तो इनका व्याख्या करने वाला चीज़ बात यह है कि एक कार्यपालक सिविल सेवाएं राजनेता या विधायक पर और उसके विपरीत हस्तक्षेप का दोष लगाता है। विधायक न्यायपालिका को, न्यायपालिका विधायक को दोषी ठहराते हैं। इसमें मुख्य समस्या किसी एक द्वारा दूसरे के लिए जगह ले लेने के लिए छोड़ दी जाती है, तो उस जगह को माफिया या संविधान से इतर प्राधिकारी ग्रहण कर लेते हैं। कैसे ग्रहण कर लेंगे? क्या हमारा सरकार का प्रशासनिक तंत्र इतना कमज़ोर है कि उस पर माफिया हावी हो जाएगा? नहीं होगा, इसका नियमन है। बिगड़ती हुई लोकतांत्रिक राजनीति की संघर्षमय परिस्थितियों को वास्तविक समाधान ये है, अपने अधिकार का अनुभव करके अपने उत्तरदायित्व के क्षेत्र का निष्पादन करना, जवाबदेही और दायित्व को उन्नत करना। यहाँ बात लिया गया है कि मैं एक प्राचीन सुभाषित अच्छा संदेश का उदाहरण देते हुए अपनी बात स्पष्ट समाप्त करता हूँ। ऐसा लिखा गया है
कि नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, न ही वृक्ष अपने फल को स्वयं खाते हैं, न ही बादल उनके द्वारा पैदा किए गए अन्न को स्वयं खाते हैं। नेक इंसान का धन केवल दूसरों के लाभ के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए संस्कृत में जो सुभाषितानी है ऐसा है, तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पिया ही न पान, कहीं रहीम पर काज ही कर संपत्ति सचहि सुजान। ऐसी बात है। तो नई दिल्ली जनवरी 16, 2007 में एक लिया गया था। अध्यक्ष थे एम वीरप्पा मोइली। इनकी यह एक रिपोर्ट थी जिसके ऊपर हमने अभी चर्चा की। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का बात है। संकल्प है नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2005 का, संख्या के 11/022/9/2004 आरसी। राष्ट्रपति लोक प्रशासन प्रणाली को परिष्कृत करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने हेतु दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग नामक एवं जांच आयोग सहर्ष गठित करते हैं। इस आयोग में निम्नलिखित शामिल थे: श्री एम वीरप्पा मोइली अध्यक्ष थे, श्री बी रामचंद्रन सदस्य थे, डॉक्टर AP मुखर्जी सदस्य थे, डॉक्टर AH कालरू सदस्य थे, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण सदस्य, श्रीमती विनीता राय सदस्य सचिव। यह आयोग देश के लिए सरकार के सभी स्तरों पर एक क्रियाशील, जवाबदेह, बनाए रखने योग्य तथा कार्यकुशल प्रशासन बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपाय सुझाएगा। यह आयोग अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित पर विचार करेगा: भारत सरकार का संगठनात्मक ढांचा, शासन में आचार संहिता, कार्मिक प्रशासन को नया रूप देना, वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करना, राज्य स्तर पर प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करने संबंधी कदम, प्रभावी जिला प्रशासन सुनिश्चित करने संबंधी कदम, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थान, सामाजिक धन ट्रस्ट एवं सहभागितापूर्ण लोक सेवा प्रदान करना, नागरिक केंद्रित प्रशासन, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, संघीय राज्य व्यवस्थान के मुद्दे, आपदा प्रबंधन, लोक व्यवस्था। प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत जांच किए जाने वाले कुछ मुद्दे इस संकल्प की अनुसूची के रूप में संलग्न विचारार्थ विषयों में दिए गए हैं। यह आयोग रक्षा, रेलवे, विदेश मामले, सुरक्षा तथा आसूचना प्रशासनों की विस्तृत जांच के साथ साथ केंद्र राज्य संबंधों, न्यायिक सुधारों आदि विषयों, जिनकी पहले से ही अन्य निकायों द्वारा जांच की जा रही हैं, को अपने दायरे से बाहर रखा सकता है। तथापि आयोग सरकार के अथवा इसकी किसी सेवा एजेंसी के तंत्र की पुनर्संरचना की अनुशंसा करते हुए इन क्षेत्रों की समस्याओं को ध्यान में रखने के लिए स्वतंत्र होगा। आयोग राज्य सरकारों के साथ परामर्श की आवश्यकता पर भी पर्याप्त ध्यान देगा। आयोग अपनी कार्य प्रणाली आयोग द्वारा समुचित समझे जाने पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श सहित तंत्र स्वयं तय करेगा और अपनी सहायता हेतु समितियां, परामर्शदाता, सलाहकार नियुक्त करेगा। आयोग विषय से संबंधित उपलब्ध मौजूदा सामग्री तथा रिपोर्टों पर विचार करेगा और सभी मुद्दों पर नए सिरे से सोचने की अपेक्षा उन्हीं के अनुसार आगे कार्यवाही करने हेतु विचार करेगा। भारत सरकार के मंत्रालय एवं विभाग आयोग द्वारा अपेक्षित सूचना, दस्तावेज तथा अन्य सहायता प्रदान करेंगे। भारत सरकार को आशा है कि राज्य सरकारें तथा अन्य सभी संबंधित आयोग को अपना पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। आयोग अपनी रिपोर्ट कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार को इसके गठन के 1 वर्ष के अंदर प्रस्तुत करेगा। ऐसा हस्ताक्षर से भेजा गया था PI सुब्रतन, जो कि अपर सचिव थे उस वक्त भारत सरकार के। और भी डिटेल है कि भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का संकल्प था नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2006 को। की संख्या के ये पत्रांक संख्या है 11022/9/2004 RC खंड 2। राष्ट्रपति दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करने की अवधि को 31/8/2007 तक 1 वर्ष के लिए सहर्ष आगे बढ़ाते हैं। हस्ताक्षर था इसमें राहुल सरीन का, अपर सचिव थे भारत सरकार के। अब विषय वस्तु है। अध्याय 1 में परिचय, अध्याय 2 नैतिकता का ढांचा, जिसमें कि नैतिकता और राजनीति, सार्वजनिक जनजीवन में नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि, मंत्रियों के लिए नैतिक ढांचा, विधि निर्माताओं के लिए नैतिक ढांचा, लाभ का पद, सिविल सेवकों के लिए नैतिक संहिता, विनियंत्रकों के लिए नैतिक संहिता, न्यायपालिका के लिए नैतिक ढांचा। अध्याय 3 है भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए संवैधानिक ढांचा। भारत में भ्रष्टाचार निवारण कानूनों का विकास हुआ। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है। निजी क्षेत्र में लिप्त भ्रष्टाचार, भ्रष्ट तरीके से प्राप्त की गई गैर कानूनी संपत्तियों को जब्त करना, बेनामी लेन देन का निषेध, भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को सुरक्षण, गंभीर आर्थिक अपराध मामलों के पंजीकरण के लिए पूर्व सहमति, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 क
विधिकर्ताओं द्वारा उन्मुक्ति का उपयोग, सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण, अनुच्छेद 311, अनुशासनिक कार्यवाहियाँ, संविधिक रिपोर्ट देने की बाध्यताएं। फिर संस्थागत ढांचा है, विद्यमान संस्थान एजेंसियां, भारत में भ्रष्टाचार निवारण व्यवस्था का मूल्यांकन, लोकपाल, लोकायुक्त, स्थानीय स्तर पर ओम्बड्समैन, जांच और अभियोजन को सुदृढ़ करना, सामाजिक ढांचा में नागरिक पहल, मिथ्या दावा अधिनियम, मीडिया की भूमिका, सामाजिक लेखा जोखा, सामाजिक सर्वसहमति बनाना। फिर सर्वांगीण सुधार है, सर्वांगीण सुधारों का महत्व, प्रतिस्पर्धा को विकसित करना, लेन देनों को सरलीकृत करना, सूचना तकनीक का प्रयोग जाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, सत्यनिष्ठा के लिए करार, विवेकशीलता को कम करना, पर्यवेक्षण, पहुंच और दायित्व को सुनिश्चित करना, शिकायतों पर निगरानी रखना, सिविल सेवाओं में सुधार करना, रोकथाम के लिए जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा, भ्रष्टाचार पर सक्रिय सतर्कता, सूचना एकत्र करना, सतर्कता जाल तंत्र नेटवर्क, क्षेत्र विशिष्ट सिफारिशें। अध्याय 7 है ईमानदार सिविल सेवकों का बचाव करना। अध्याय 8 है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अध्याय 9 राजनीतिक कार्यपालक और अस्थायी सिविल सेवा के बीच संबंध, निष्कर्ष, सिफारिशों का सार। फिर बॉक्सों का कुछ डिटेल दिया गया है, इनको भी देखिए। शीर्षक यूनाइटेड किंगडम में नैतिकता, भ्रष्टाचार और मिथ्याचार, नैतिक संहिता की आवश्यकता, स्पेन की अच्छी शासन संहिता, बेलीज का संविधान और आचार संहिता, संसद पर एडमूड बुर्के का जो रिपोर्ट है, नैतिकता का विकास, 7 सामाजिक पाप, किसी व्यवसाय की विश्वास पात्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले के संबंध में जो प्रावधान है, गंभीर अपराध कार्यालय की आवश्यकता, हांगकांग के ICSC, संयुक्त राज्य मिथ्या अधिनियम के अधीन वसूलियाँ, मिथ्या दावा अधिनियम का उद्देश्य। फिर तालिकाओं की सूची में तालिका संख्या शीर्षक है, उच्चतम न्यायालय के नियुक्तियों की अंतर्राष्ट्रीय तुलना, रिश्वतखोरी के लिए सिद्ध दोषियों की अंतर्राष्ट्रीय तुलना। आंकड़ों की सूचना में दिया गया है शीर्षक, अनुशासनिक कार्यवाहियों की अवस्थाएं हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अभियोजित मामलों का विश्लेषण, राज्य भ्रष्टाचार निरोध द्वारा जांच किए गए और अभियोजित किए गए मामलों का विश्लेषण, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और राज्य भ्रष्टाचार निरोध संगठनों की दोष सिद्धि दरों की तुलना, न्यायालयों में बकाया मामले। फिर है इसमें कुछ संलग्नक भी दिए गए हैं, इसमें श्री न्यायमूर्ति YK सभरवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश का राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में भाषण संबंधित, श्री N वीरप्पा मोइली द्वारा राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में भाषण, श्री सुरेश पचौरी कार्मिक प्रवृत्ति और पेंशन तथा संसदीय मामलों के राज्य मंत्री द्वारा राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में भाषण, राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में भागीदारियों की सूची, राज्य विचार गोष्ठियों की सिफारिशें, प्रश्नावली, कुछ क्षेत्रों में सर्वांगीण सुधार, फिनलैंड में सत्यनिष्ठा की बात है। कुछ संकेताक्षर दिए गए, पूरा रूप है लेकिन ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIR अखिल भारतीय संवाददाता, APS ऑस्ट्रेलियन लोक सेवा, CAT केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, CBI केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, CJI भारत के मुख्य न्यायाधीश, CLB कंपनी लॉ बोर्ड, CRPC दंड प्रक्रिया संहिता, CBC प्रमुख सतर्कता आयोग, CBO प्रमुख सतर्कता अधिकारी, DDA दिल्ली विकास प्राधिकरण, DYSP उप पुलिस अधीक्षक, IPC भारतीय दंड संहिता, MCOCA महाराष्ट्र नियंत्रित संगठित अपराध कानून, MLA विधानसभा सदस्य, MLALADS विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, MP संसद सदस्य, MPLADS संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, NCRWC भारत संविधान की पुनरीक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग, NGO गैर सरकारी संगठन, NJC राष्ट्रीय न्यायिक परिषद, OECD वित्तीय सहयोग एवं विकास संस्थान, PIL जनहितवाद, PSU निजी क्षेत्र उपक्रम, RBI भारतीय रिजर्व बैंक, SEBI भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, SFIO गंभीर कपट कार्यालय, जांच कार्यालय होना चाहिए, SPI विशेष पुलिस स्थापना, UK यूनाइटेड किंगडम, UN संयुक्त राष्ट्र, UPSC संघ लोक सेवा आयोग, US संयुक्त राज्य। परिचय की जो बात है, इसमें जो बात समझते हैं कि नैतिकता मानक नियमों का एक संवर्ग है जिसे समाज अपने ही ऊपर लागू करता है। जैसा कि आपने रामायण, महाभारत, गीता, बुद्ध की जीवनी इन लोगों से सीखा, बाइबल, कुरान में जैसा आपने पढ़ा, तो इनमें जो मुख्य नैतिक मूल्य दिए गए हैं इनको मानना है। नैतिकता
मानक नियमों का एक संवर्ग है जिसे समाज अपने ही ऊपर लागू करता है और जो व्यवहार विकल्पों और कार्यवाहियों के मार्गदर्शन में सहायता करता है। आयोग इस बात से बड़े दुख के साथ अवगत हुआ है कि मानक नियमन अपने आप में नैतिक व्यवहार को सुनिश्चित नहीं करते, इनको लागू करने पर ही करते हैं, जिसे एक ईमानदार संस्कृति की सख्त ज़रूरत है। मानक नियमों के रूप में नैतिक व्यवहार का मर्म जोरदार शब्दों और अभिव्यक्तियों में नहीं होता, बल्कि उस पर कार्रवाई किए जाने में, उल्लंघन के लिए दंड देने में, उल्लंघन के आरोपों को छानबीन करने के लिए सक्षम अनुशासनिक अधिकारियों के हवाले करने में और शास्त्रियों को तुरंत लागू करने में तथा एक ईमानदार संस्कृति विकसित करने में होता है। भ्रष्टाचार नैतिकता की विफलता का एक महत्वपूर्ण अभिभाग है। अंग्रेजी का करप्ट शब्द लैटिन शब्द करप्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तोड़ना या नष्ट करना। अंग्रेजी के एथिक्स शब्द को मूल ग्रीक के शब्द एथिकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है आदत से पनपने वाला। यह दुर्भाग्य है कि एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार में संलिप्त ऊंचे तबके के लोगों से चलकर यह भ्रष्टाचार नीचे तबके तक आम लोगों की रोज़मर्रा जिंदगी तक पहुंचकर अनेक लोगों के लिए एक आदत सी बन गई है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अब तक जो हस्तक्षेप किए गए हैं वे प्रभावी नहीं पाए गए और जनता में उनके बारे में कटुता व्याप्त है। इन हस्तक्षेपों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने की किसी वास्तविक मंशा के बिना दिखावा मात्र पाया गया। इन्हें विरोधियों को परेशान करने के लिए, राजनीतिक प्रयोग, पक्षपात करने के लिए एक सरल हथियार के रूप में माना जाता है। भ्रष्टाचार की जड़ें व्यवस्था में इतनी गहरी जम गई हैं कि अधिकतर लोग भ्रष्टाचार के अपरिहार्य समझते हैं और इससे लड़ने के किसी भी प्रयास को व्यर्थ समझते हैं। यह कटुता इतनी तेज़ी से फैल रही है कि इससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का रुग्ण हो जाने का अंदेशा बना रहता है। भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से निपटने के लिए दो कमोबेश परस्पर विरोधी उपाय हैं। पहला है मूल्यों और चरित्र पर अधिक जोर देना। अनेक लोग नैतिक मूल्यों में गिरावट के फलस्वरूप भ्रष्टाचार में हुई बढ़ोतरी से बहुत दुखी हैं। जब तक इन नैतिक मूल्यों को पुनः अपनाया नहीं जाता, तब तक मानवीय आचरण में सुधार लाने के लिए अधिक कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरा उपाय इस विश्वास पर आधारित है कि अधिकतर लोग अपने मूल से ही शिष्टाचारी और सामाजिक रूप से जागरूक हैं, परंतु फिर भी लोगों का एक छोटा अनुपात है जो समाज की भलाई के लिए पृथक रूप से लक्ष्यों के साथ समझौता नहीं कर पाता। ऐसे भटके हुए लोग सार्वजनिक अच्छाई की आड़ में अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश में लग जाते हैं और संगठित सरकार का ऐसे भटके हुए कदाचारियों को दंड देने का उद्देश्य होता है। इन्हें मुख्य धारा में भी शामिल करने के लिए इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। साथ ही न्यायिक सुधार हेतु इनके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। यदि अच्छा बर्ताव करने वालों को निरंतर पुरस्कृत किया जाता है और बुरे व्यवहार करने वालों को निरंतर दंडित किया जाता है, तो अधिकतर लोग सीधा और तर्क मार्ग ही अपनाते हैं। तथापि यदि सद्व्यवहार को न केवल पुरस्कार से ही मुक्त रखा जाए, बल्कि कठिनाइयों से भी जूझना पड़े और दुर्व्यवहार का दंड भी न दिया जाए, बल्कि अक्सर मनमाने ढंग से पुरस्कृत भी किया जाए, तो लोग अधिक संख्या में सम्मानजनक रास्ता अपनाने से कतराएंगे ही। इसके लिए सपोर्टिव सुपरविजन की आवश्यकता होती है। नैतिक मूल्यों और संस्थानों दोनों का ही इस वास्तविक जगत में स्थान है। मार्गदर्शी सितारों के रूप में मूल्यों को आवश्यकता होती है और ये मूल्य हमारे समाज में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। अच्छे बुरे का एहसास हमारी संस्कृति और सभ्यता में अपने मूल से है, परंतु इन मूल्यों को संस्थानों द्वारा टिकाऊ बनाए रखने की आवश्यकता है और दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। संस्थानों के बिना समर्थन के ये मूल्य जल्द ही कमज़ोर होकर नष्ट हो जाएंगे। संस्थान वह पात्र प्रदान करते हैं जो नैतिक मूल्यों को आकार और परिणाम का रूप देते हैं। सभी शासन कला और कानूनों और संस्थानों का यह एक आधार है। मानदेय और संस्थानें सभी लोगों के लिए होती हैं, जबकि लोक सेवकों के समूह निर्वाचित या नियुक्त निर्णय लेने के प्राधिकार से संपन्न तथा मानव जीवन पर असर डालते हुए संसाधनों के आवंटनों के निर्धारण करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए ये उन्हें निपटाने में निर्णायक होते हैं। सरकारी दफ्तर और सरकारी जेब पर नियंत्रण करने वालों को आम जनता के पैसे से निजी लाभ लेने के असंख्य प्रलोभन और अवसर मिलते हैं। अतः जनता के सेवकों में नैतिक आचरण को प्रोन्नत करने के लिए संस्थानों के सृजन और मानदेयों के निर्धारण का अत्यधिक महत्व है। हमारे समाज में भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग में 3 कारणों से वृद्धि हुई है। पहला, आपत्ति न करने वाले प्राधिकारियों की उपनिवेशित पैतृक संपत्ति और मनमाने ढंग से शक्तियों के प्रयोग की प्रवृत्ति।
ऐसा इनका विचार है। जिस समाज में सत्ता की पूजा की जाती है वहाँ सरकारी अधिकारियों के लिए नैतिक आचरण से बच निकलना आसान हो जाता है। दूसरा, हमारे समाज में सत्ता की असंख्य विषमताएं हैं। लगभग 90% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। उनमें से अनेक लोग बिना किसी रोजगार सुरक्षा के निर्वाह करने योग्य मजदूरी पर निर्भर रहते हुए एक अनिश्चित जीवन यापन करते हैं और 70% के लगभग संगठित कामगार रोजगार की सुरक्षा के साथ और नियमित मासिक मजदूरी पर सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या लोग उद्योग उपक्रमों द्वारा काम पर लगाए गए हैं। लगभग ये सभी कर्मचारी अधिकतर साक्षर या अर्ध साक्षर समाज में शिक्षित हैं और आर्थिक रूप से सबसे कम आय पाने वाले लोक सेवक देश के बहुत से लोगों की अपेक्षा ज़्यादा खुशहाल हैं। इससे भी अधिक तो यह है कि उनकी सरकार में नौकरी सत्ता के सभी साथ सम्मान को लेकर आती है। सत्ता की ऐसी विषमता नैतिक व्यवहार पर उच्च वर्गीय दबाव को कम कर देती हैं और भ्रष्टाचार में संलिप्त होना आसान कर देती हैं। असंगठित क्षेत्रों मजदूर कल्याण परियोजना इस बात की वकालत करती है कि सभी व्यक्तियों को रेशनल एंड नेशनल लिविंग वेज एंड मिनिमम जो लिविंग वेजेस हैं वो दिए जाना चाहिए, ताकि काम ना करने के स्थिति में भी हर व्यक्ति अपना जीवन यापन जी सके। उनको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मानकों के अनुसार फूड सिक्योरिटी मिल सके, वो अपना जीवन यापन कर सके, अपना आध्यात्मिक विकास कर सके, अपना शिक्षा कर सके। हर व्यक्ति के लिए ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। तीसरा, तो यह बात हुई कि सत्ता की ऐसी विषमता नैतिक व्यवहार पर उच्च वर्ग के दबाव को कम कर देती हैं और भ्रष्टाचार में संलिप्त होना आसान कर देती हैं। तीसरा, चेतना के रूप में किया गया चुनाव है, जिसमें स्वतंत्रता के बाद उसके शुरू के दशकों में भारतीय सत्ता ने नीतियों का ऐसा पुलिंदा चुना जिसका परिणाम नागरिकों को सत्ता की दया पर छोड़ देना था। नियमों की आड़ में आर्थिक गतिविधियों पर अनेक अंकुश, अधिक सरकारी नियंत्रण, कई क्षेत्रों में सरकार का अधिकतर एकाधिकार और अभावों की अर्थव्यवस्था, इन सब ने मिलकर ऐसी स्थितियों को कुप्रेरित किया है जिससे भ्रष्टाचार बेलगाम बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त सत्ता की विषमता की स्थिति में अनेक राज्य सब्सिडियों को और लाभोन्मुखी कार्यक्रमों ने लोक सेवक को संरक्षक और स्वामी बना दिया है और बहुत से नागरिकों को भिखमंगा बना कर रख दिया है। इससे एकदम ही भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के अवसरों को बढ़ावा मिल रहा है और इन छीना झपटी करने वालों की करतूतों का विरोध करने वाले नागरिकों का बल भी कम हो गया है। इनके ऊपर लगाम नकेल कसी जानी चाहिए। हमारे देश में और इनके साथ साथ कहीं और भी पिछले 6 दशकों का अनुभव हमें भ्रष्टाचार दूर करने का मूल्यवान सबक सिखाता है। आमतौर पर सब यह मानते हैं कि एकाधिकार और विवेकशीलता भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, जबकि प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता भ्रष्टाचार को कम करते हैं। भारत में आर्थिक युक्तिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े नाटकीय अंदाज में देखा गया है। ज्यों-ज्यों प्रतिस्पर्धा आती गई और विकल्पों का विस्तार होता गया, त्यों-त्यों भ्रष्टाचार घटता गया। दूरभाष, इस्पात, सीमेंट, चीनी और यहाँ तक कि दुपहिया गाड़ियाँ उन अनेक क्षेत्रों में से हैं जिनमें पूर्ति और विकल्प बढ़े हैं, जिससे भ्रष्टाचार कम ही नहीं हुआ है बल्कि दूर भी हुआ है। इसी प्रकार प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता का आगमन जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ वहाँ भ्रष्टाचार काफ़ी रुका है। कंप्यूटरीकरण तथा सूचना तक पहुँच के आगमन ने रेल आरक्षण सेवाओं से लेकर चालक लाइसेंस जारी करने की सेवा समेत भ्रष्टाचार रहित कई सेवाओं में वृद्धि हुई है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला एक घटक है अति केंद्रीयकरण। जितना लोगों से सत्ता का प्रयोग दूर होगा, उतना ही अधिक प्राधिकारी और जवाबदेही के बीच अंतर होगा। नागरिक और अंतिम निर्णायक के बीच पदाधिकारियों की भारी संख्या होने से जवाबदेही कमज़ोर पड़ जाती है और प्राधिकारों के दुरुपयोग की लालसा को मजबूत बना देती है। एक बड़े लोकतंत्र के लिए भारत में शायद अंतिम निर्णय लेने वालों की संख्या बहुत कम है। स्थानीय सरकार को इस बात की अनुमति नहीं है कि जड़ को पकड़ सकें और सत्ता चारों ओर से कुछ एक हाथों में ही केंद्रित है। इन सब का कुल परिणाम है कमज़ोर नागरिक वर्ग और बढ़ता भ्रष्टाचार। यह बात अच्छी तरह से मान्य है कि हर लोकतंत्र में नागरिकों को इस बात के अधिकार दिए जाने की आवश्यकता होती है ताकि प्राधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जा सके। सूचना का अधिकार, नागरिकों का प्रभावकारी चार्टर, नागरिकों की दूरदृष्टि को विकसित करने के लिए अवसर और मानदेय, दावाधारियों की लोक सेवाओं की पूर्ति में संलिप्तता, निर्णय लेते समय जनता से परामर्श किया जाना और सामाजिक लेखा जोखा जवाबदेही के कई कुछ ऐसे साधन हैं जो भ्रष्टाचार पर नाटकीय अंदाज में नियंत्रण करते हैं और ईमानदारी और एक योग्य निर्णय को विकसित करते हैं। एक आधारभूत विश्लेषण में शासन और कानून व्यवस्था अनुपालन को प्रभावी करने
और अपेक्षित व्यवहार को विकसित करने के लिए अस्तित्व में आते हैं। अतः कानून के नियमों को लागू करना और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी निवारक सजा नैतिक रूप से एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए निर्णायक पहलू है। कानूनी शक्तियों को मजबूत करने और भ्रष्ट लोक सेवकों के कृत्य को निवारण के लिए हमारी भ्रष्टाचार निवारण व्यवस्थाओं और उनके विफल हो जाने के कारणों का विस्तृत विश्लेषण करना आवश्यक है। शायद समाज की निष्ठा या भ्रष्टाचार के प्रचलन का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व राजनीति की गुणवत्ता है। यदि राजनीतिक निष्ठा, सक्षमता और जनहित का कल्याण सोचने वाले पुरुष और महिलाओं को अपनी ओर आकृष्ट करके उन्हें प्रोत्साहित करती हैं तो वह समाज सुरक्षित है और निष्ठा का निर्वाह होगा। परंतु यदि राजनीतिक जीवन का सत्य निष्ठा के साथ मेल नहीं बैठता और लोक जीवन में अपने निजी लाभ के लिए अवांछनीय और भ्रष्ट तत्व की ओर आकर्षण होता है तो प्राधिकार का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के प्रति मानक बन जाते हैं। ऐसे राजनीतिक संस्कृति और वातावरण में अपेक्षित पहलों से पर्याप्त लाभ मिलने वाले नहीं हैं। प्रतिस्पर्धा और विकेंद्रीकरण कुछ क्षेत्रों में निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को कम करते हैं, परंतु यदि भ्रष्टाचार की भूख राजनीति में अनुचित विधियों के लिए असीम रूप में ज्वालामुखी बन जाती है तो फिर भ्रष्टाचार के अन्य मार्ग भी बलपूर्वक खुल जाते हैं। परिणाम स्वरूप जहाँ तक कि कुछ क्षेत्र में भ्रष्टाचार नीचे गिर जाते हैं, परंतु वह अन्य क्षेत्रों और कभी कभी अत्यधिक खतरनाक क्षेत्रों में अंतरित हो जाता है, जिसमें प्रतिस्पर्धा नहीं लाई जा सकती और सरकार को एक स्वाभाविक एकाधिकार का प्रयोग करना पड़ता है। उदारीकरण के साथ जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है राजनीतिक और लोक पदों पर प्रोत्साहनों को बदलने के लिए और सत्यनिष्ठा और नैतिक आचार के विकास के लिए तदनुरूप राजनीतिक और शासन सुधार। सभी प्रकार के भ्रष्टाचार निंदनीय होते हैं और अपने भ्रष्टाचार को नगण्य सहनशीलता की संस्कृति को विकसित करने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ भ्रष्टाचार के रूप में अन्यों की अपेक्षा बहुत अधिक अहितकर होते हैं और उनकी ओर बहुत नज़दीकी से ध्यान जाना चाहिए। रिश्वतखोरी के अधिकतर मामले में लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं और प्रत्येक नागरिक को व्यवस्थापूर्वक रिश्वत देनी पड़ती है ताकि वह अपना काम करवा सके जिसका वह हकदार है। अधिकतर नागरिकों का यह अनुभव है कि भ्रष्टाचार का एक दुष्चक्र सा चल रहा है और यदि वे भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं तो उन्हें रिश्वत से अधिक पैसा गंवाना पड़ता है। विलंब, उत्पीड़न, अवसरों से वंचित होना, कीमती समय और मजदूरियों की हानि, अनिश्चितता और कई बार जीवन या जीवन के अंगों को खो देने का खतरा, ये सभी भ्रष्टाचार का विरोध करने और मांगों का अनुपालन न करने के परिणाम हैं जिनसे लोगों को जूझना पड़ता है। ऐसे मामलों में नागरिक जोर जबरदस्ती से भ्रष्टाचार की अनिच्छा से शिकार बना बैठा है, परंतु अनेक ऐसे भी मामले हैं जिनमें रिश्वत देने वाला और लोक सेवक के बीच साठगांठ चलती है। साठगांठ से भ्रष्टाचार करने के ऐसे मामलों में दोनों पक्षकारों को समाज से मोटे लाभ प्राप्त होते हैं। लोक निर्माण कार्यों के लिए संविदाएं मंजूर करना, सामान और सेवाओं की अधिक प्राप्ति, कर्मचारियों की भर्ती, करों की चोरी, घटिया परियोजनाएं, विनियमों का साठगांठ से उल्लंघन, खाद्य पदार्थों और दवाइयों में मिलावट, न्याय देने में बाधा और जांच में साक्ष्य को छिपाना या फेरबदल करना, ये सभी भ्रष्टाचार के खतरनाक रूपों के उदाहरण हैं। जब अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण से हट जाती है तो पैसे ऐंठने का भ्रष्टाचार गिर जाता है, कि बढ़ जाता है और साठगांठ का भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है। इस साठगांठ वाले भ्रष्टाचार जिससे हमारे लोकतंत्र के नींव छिन्न होकर समाज को खतरे में डाल रही हैं, ये बढ़ते हुए संकट से निपटने के लिए हमें मजबूत और प्रभावशाली हथियारों को तैयार करना पड़ेगा। यह वैसे टूल्स होते हैं, नियामक हैं, जिन नियामकों के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। भ्रष्टाचार सारे विश्व में व्याप्त है और विश्व के लिए यह एक गंभीर चिंतन का विषय है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राज्य महासभा ने अक्टूबर 2003 में संयुक्त राज्य अधिवेशन को अपना लिया था, जिसमें इसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार बना दिया गया। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, OECD अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध कार्रवाई योजना, जिस पर भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, भ्रष्टाचार निवारण मामले में अंतर्क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में एक व्यापक समझौता है। विश्व बैंक ने भी उन परियोजनाओं को वित्त देने से इनकार करके भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है, जिनका कार्यान्वयन भ्रष्ट व्यक्तियों से प्रभावित है। सिंगापुर में 2006 में हुई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ग्रुप की वार्षिक बैठक में प्रमुख बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के साथ एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था, जिसमें उनके संस्थानों की गतिविधियों और प्रचालनों में कपट और भ्रष्टाचार के निवारण और उनका सामना करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने में सहमति जताई गई। भारत में की गई कुछ हाल ही की भ्रष्टाचार निवारण पहले सही दिशा में कदम है।
उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने नामांकन पत्र भरते समय उनके साथ उनके धन, शैक्षणिक योग्यताएं और आपराधिक पूर्ववृत्तों से संबंधित विवरणों को जमा कराना चाहिए। सूचना अधिकार अधिनियम, जिससे हाल ही में अधिनियमित किया गया है, भ्रष्टाचार के साथ लड़ने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। सूचना संचार तकनीकों का आरंभ, ई गवर्नेंस की पहलों और प्रशासन में भ्रष्टाचार में लिप्त प्रक्रियाओं की स्वायत्तता ने भ्रष्टाचार को कम करने में सफलता प्राप्त की है। तथापि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और ये विद्यमान विनियमों के अधिकार क्षेत्र से परे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में विविध स्थानों पर भ्रष्टाचार के बढ़ते हुए स्तरों, जिनके परिणाम स्वरूप काले धन का बड़े पैमाने पर इकट्ठा होना, गंभीर आर्थिक अपराधों और कपट और पैसे की हेराफेरी, यहाँ तक कि देश के विरुद्ध आतंकी गतिविधियों को पैसा उपलब्ध कराना के कारण एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, जिससे सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए। भ्रष्ट लोक सेवकों की बेनामी संपत्तियों और भ्रष्ट कामों से प्राप्त की गई गैर कानूनी संपत्तियों को जब्त करने की आवश्यकता है। घोटाले और भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले, सीटी बजाने वाले विधान को लाया जाना चाहिए। विशिल ब्लोअर पॉलिसी, ताकि जानकारी देने वालों को प्रतिशोध से बचाया जा सके। भ्रष्ट व्यक्तियों की जांच करने और उनके साथ भ्रष्टाचारी को अनुकरणीय दंड दिलाने, जिससे भ्रष्ट व्यवहारों से संबंधित जोखिम को अधिक बड़ा किया जा सके। हमें संस्थागत ढांचे को समुचित रूप से सुदृढ़ करना होगा। तथापि सरकार के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कामों के मुकाबले शासन में नैतिकता का बहुत ही व्यापक महत्व है। नैतिक मानदंडों से हटकर किए गए कामों में आए अंतरों से निपटने के लिए बोर्ड के पास बैठकर किए जाने वाले प्रयासों की ज़रूरत है। ऐसे प्रयासों में निगमित नैतिकता और व्यवसाय में नैतिकता को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। वास्तव में व्यावसायिक नैतिकता शब्द अब अपमानजनक हो गया है, अतः इसे व्यवसाय में नैतिकता में उदाहरण के रूप में बदल दिया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यवसाय में स्वैच्छिक संगठन और सिविल सोसाइटी के ढांचे में नैतिकता की आवश्यकता है, क्योंकि ये अस्तित्व अब शासन की प्रक्रिया में आवश्यक रूप से लिप्त होते हैं। अंत में नागरिक व्यवहार में भी नैतिकता आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यवहार से सरकार और प्रशासन में नैतिकता का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। अब प्रशासनिक सुधार आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक शासन में नैतिकता से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित पहलू विशेष रूप से हैं। क, सतर्कता और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार समाप्त करने तथा ईमानदार सिविल सेवकों को सताए जाने से बचाने के लिए सक्रिय सतर्कता को सुदृढ़ करना, जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो कार्यपालकों के विवेक को सीमित करना, भ्रष्टाचारियों को दंड देने के लिए ढील बरतने के लिए परिणामदायक सुव्यवस्थाविक कर्मियों का पता लगाना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पद्धतियों, नियमों और विनियामकों एवं तत्वों की पहचान करना, भ्रष्टाचार तथा मनमाना निर्णय लेने की निरंकुश स्थिति पर रोक लगाने संबंधी उपाय सुझाना और दावाधारियों के साथ परामर्श करके इनकी आवधिक समीक्षा के लिए एक ढांचा सुझाना। राजनीतिक कार्यपालकों तथा अस्थायी सिविल सेवकों के बीच संबंध। सिविल सेवकों और राजनीतिक कार्यपालकों के बीच सहज, कुशल एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए सांस्थानिक प्रबंधों को बेहतर बनाने संबंधी उपाय सुझाना। सरकार के विभिन्न अंगों के लिए आचरण नियम, राजनीतिक कार्यपालक, सिविल सेवाएं आदि। जहां एक और आयोग ने इस रिपोर्ट में मदद संख्या क और ग की विस्तृत रूप से परीक्षा कर ली है, वहीं दूसरी ओर मदद संख्या ख के बारे में सिविल सेवा सुधारों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में बृहद रूप से विचार किया जाएगा। ऐसी यहाँ चर्चा की गई। आयोग ने उन संगत कानूनों, संहिताओं और नियम पुस्तिकाओं की परीक्षा कर ली है जो नैतिकता और भ्रष्टाचार से संबंधित है। इसने उस संस्थागत ढांचे का भी विवेचनात्मक अध्ययन कर लिया है जो भ्रष्टाचार की जांच करता है और भ्रष्टाचार को सामने लाता है। इसने सरकार में भ्रष्टाचार में व्याप्त प्रक्रियाओं को भी देखा है और उन व्यवस्थाओं, नियमों और कार्य पद्धतियों की परीक्षा कर ली है जो इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। शासन में नैतिकता पर विभिन्न दावाधारियों के मत को जानने के लिए आयोग ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में सितंबर 2006 में एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी कोलोक्वियम का आयोजन किया। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वाई.के. सबरवाल जी, जिन्होंने समापन भाषण दिया, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन तथा संसदीय मामले के राज्य मंत्री श्री सुरेश पचौरी जी, जिन्होंने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की थी, और न्यायमूर्ति श्री S.B. सिन्हा, जिन्होंने मूल्यवान सुझाव दिए थे। इन सब के प्रति यह आयोग गहरा आभार व्यक्त करता है। प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष ने उपर्युक्त महानुभावों को संबोधित किया। आयोग द्वारा उपर्युक्त विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी कोलोक्वियम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूचना संलग्न 1-4 में दे दी गई है।
संगोष्ठी की सिफारिशें संलग्न 1.5 पर हैं। विविध दावाधारियों को परिपत्र प्रश्नावली संलग्न 1.6 पर है। यह आयोग लोकायुक्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रतिनिधियों और राज्यों के भ्रष्टाचार निरोध खंडों, नागरिकों की पहलें के सदस्य, भारत सरकार के अधिकारियों और राज्य सरकारों को कार्यशाला में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अपना आभार व्यक्त करता है। यह आयोग श्री न्यायमूर्ति J.S. वर्मा, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति M.N. वेंकटाचलैया, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े, भूतपूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, श्री न्यायमूर्ति N. वेंकटाचला, भूतपूर्व लोकायुक्त कर्नाटक, श्री खाली नारिमन, श्री B.B. आचार्य, भूतपूर्व महाधिवक्ता कर्नाटक, श्री K.R. चामय्या, भूतपूर्व विधि सचिव कर्नाटक सरकार, श्री K. ईश्वरा भट्ट, भूतपूर्व विधि सचिव कर्नाटक सरकार और एडमिरल R.H. तहलियानी, अवकाश प्राप्त अध्यक्ष ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, भारत के प्रति भी अपना गहरा आभार व्यक्त करता है, जिनके विचार और सुझाव इस आयोग द्वारा अपने सिफारिशों को तैयार करने में विशाल रूप से सहायक रहे हैं। आयोग इस रिपोर्ट का प्रारूप बनाने में श्री S.K. दास, परामर्शदाता, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा मूल्यवान योगदान देने के लिए अपना सम्मान व्यक्त करता है। ऐसा इसमें दिया गया क्योंकि शासन में नैतिकता से संबंधित मुद्दे अन्य विचारार्थ विषयों में चले गए हैं। इस रिपोर्ट में प्रमुख मुद्दों पर विचार करने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट को शासन में नैतिकता के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए 9 अध्यायों में बांटा गया है। सिफारिशों में विधि ढांचे में परिवर्तन से लेकर वे सिफारिशें हैं जिन्हें कम समय अवधि में कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा सकता है। सिफारिशों के सार में उन सिफारिशों के पहले चिन्ह लगाकर पहचाना गया है जिन्हें कार्यकारी निर्देश के माध्यम से तुरंत ही कार्यान्वित किया जा सकता है। अब इसमें नैतिक ढांचा की चर्चा की गई है कि नैतिकता और राजनीति। आइए इसकी चर्चा करते हैं। ये हुआ नैतिकता और राजनीतिक सिद्धांत। तो इसमें अब जो दूसरा अध्याय है नैतिक ढांचा की बात है, नैतिकता और राजनीति की बात है। इसमें परिचय है। किसी भी लोकतंत्र में शासन के लिए नैतिक ढांचे पर कोई भी चर्चा अनिवार्य रूप से राजनीति में नैतिक मूल्यों से ही आरंभ की जानी चाहिए। राजनीति और इसमें लगे लोग किसी राज्य की विधायी और कार्यपालिका पक्षों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिनके द्वारा संविधान के संचालन में कृताकृत्य और कानून के नियम न्यायपालिका के लिए हस्तक्षेप का प्रश्न बन जाते हैं। जहां राजनीति में नैतिकता की दृष्टि से एक दोषयुक्त वातावरण में पूर्णता की आशा करना अवास्तविक और एक तरफा होगा, वहां दूसरी ओर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीति में जो मानदंड स्थापित किए गए हैं वे शासन के अन्य पहलुओं पर जोरदार असर डालते हैं। जो लोग राजनीति में होते हैं उनके ऊपर एक स्पष्ट और दुर्भर उत्तरदायित्व होता है। भारत का यह सौभाग्य ही था कि नैतिक आचरण के ऊंचे मानदंड स्वतंत्रता संग्राम के अटूट हिस्से रहे। दुर्भाग्यवश सत्ता के हस्तांतरण के बाद नैतिकता का यह वृक्ष टूटने लगा। चुनाव में ज्यादतियाँ, चुनाव अभियान में कोष, अनुचित धन का प्रयोग, अत्यधिक मात्रा में व्यय, दोषयुक्त निर्वाचन नामावलियाँ, जाली मतदान, चुनाव पेटियों को लूटना, हिंसा, लालच और जोर जबरदस्ती, चुनावों के बाद सत्ता को हथियाने के लिए हथकड़े अपनाना और सार्वजनिक पद का दुरुपयोग करना, ये सभी बातें वर्षों से राजनीतिक प्रक्रिया के लिए मुख्य वेदनाएँ बनी हुई हैं। बढ़ते हुए इस अत्यधिक दुरुपयोग को जो स्पष्ट रूप से एक मानदंड बन गया है, दूर करने के लिए 1980 से राजनीतिक दलों, सरकारों और इससे अधिक महत्वपूर्ण निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक कदम उठाए हैं। फिर भी यह बात सर्वव्याप्त है कि हमें अपनी राजनीतिक व्यवस्था को चाकबंद रखने के लिए काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार के इस मुद्दे के साथ साथ इस आयोग द्वारा राज्यों के दौरों में की गई प्रत्येक सुनवाई में यह मुद्दा उठाया जाता रहा है। दूसरा, राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना। यह हमारी निर्वाचन व्यवस्था का एक नाजुक अंग बन गया। समाज में अपराध और हिंसा, कई क्षेत्र में माफिया को उकसाने वाले बिंदु तक में वृद्धि होने के अनेक मूल कारण हैं। कानूनों की बिल्कुल अनदेखी, सेवाओं की खराब गुणवत्ता और उनमें विद्यमान भ्रष्टाचार, कानून तोड़ने वालों का राजनीतिक वर्ग, श्रेणी, संप्रदाय या जाति के आधार पर संरक्षण, अपराधों की जांच में पक्षपातपूर्ण हस्तक्षेप,
मामलों का धीमा अभियोजन, न्यायिक प्रक्रिया में कई वर्षों का असाधारण विलंब और ऊंची लागतें, असंख्य मामलों का वापस लिया जाना, पैरोल की अंधाधुंध मंजूरी आदि ऐसे कारण हैं जो कि अधिक महत्वपूर्ण हैं। आयोग इन मुद्दों पर अपनी आने वाली लोक आदेश रिपोर्ट में विस्तार से विचार करेगा। यहाँ पर केवल यह कह देना आवश्यक होगा कि ऐसी स्थिति में कुछ मामलों में जब अपराधी विरोधाभास के रूप में तीव्र न्याय सुनिश्चित करवा लेता है तो वह स्वागत पात्र सा बन जाता है। अपराधी अपने ऊपर ऐसी स्वीकृति बना लेने से राजनीति और चुनाव में प्रवेश करने में प्रेरित सा हो जाता है। अपराध की जांच पर असर डालने से और पुलिसकर्मियों को अपने संवर्गियों में शक्तिशाली विरोधी बनने का अवसर, यह एक ऐसा चुंबक है जो बिना किसी विरोध के अपराधियों को राजनीति में खींच लाता है। निर्वाचित स्थिति और इससे मिलने वाले पर्याप्त संरक्षण से या तो उसकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं या फिर वह और भी ऊंची राजनीतिक छवि में प्रवेश करने के लिए अपने को शामिल कर लेता है। राजनीतिक दलों की तरह ही ऐसे व्यक्ति धन और बाहुबल से वोटों को प्राप्त करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में अपनी योग्यता को दांव पर लगा देते हैं। बॉक्स संख्या 201 है यूनाइटेड किंगडम में नैतिकता। 80 वर्षों से अधिक पहले का उल्लेख है जब यूनाइटेड किंगडम में रामसे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व की प्रथम लेबर सरकार कैम्पबेल मामले के कारण विफल हो गई, क्योंकि उस सरकार ने बिल्कुल राजनीतिक कारणों से राजद्रोह के मामले में फंसे आपराधिक आरोपों को वापस लेने का निर्णय ले लिया। इसके विरुद्ध के परिणाम स्वरूप सरकार को अपने पक्ष से हटाए जाने और ताज़ा चुनाव कराने के पक्ष में मत डाले गए। यह कहा जाता है कि तब से ब्रिटिश मंत्री और उच्च पदाधिकारी आपराधिक जांच या अभियोजन के काम में हस्तक्षेप करने का साहस कम ही करते हैं। जनहित और अच्छे शासन को अपवाद के रूप में छोड़कर सभी के लिए यह स्थिति उस समय होती है। यह सब कुछ प्रत्येक स्थान पर घटित नहीं हुआ, लेकिन जिस हद तक यह हुआ इसने उस स्थिति को जन्म दिया जिसमें निर्वाचन आयोग को औपचारिक रूप से यह कहने को विवश होना पड़ा कि भारत में 6 में से 1 विधायक को गंभीर अपराधपूर्ण आरोपों का सामना करना पड़ा। तब समय था जब तत्काल रोकथाम को उपाय किए जाते। अगली बात है, चुनाव में बड़ी संख्या में गैर कानूनी और अनुचित धन का व्यय भ्रष्टाचार का एक और मूल कारण है। यद्यपि चुनाव में खर्च करने की औपचारिक सीमाएं हैं और उन पर अंकुश लगाने के लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं, फिर भी वास्तव में यह खर्च बहुत मात्रा में किए जाने का आरोप है। निर्वाचन चक्र को गतिमान रखने के लिए असामान्य खर्च को कई गुना कम करना पड़ेगा। इसका परिणाम अपरिहार्य और चारों ओर फैला भ्रष्टाचार होता है, जो राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति की प्रकृति को बदल देता है और विश्वास और लोकतंत्र को हानि पहुंचाता है। साफ सुथरे ढंग से किए जाने वाले चुनाव राजनीति में नैतिक मूल्यों में सुधार करने, भ्रष्टाचार रोकने और कुप्रशासन को सही करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। हाल ही के सुधार हैं। लोकतंत्र के संचालन में सभी त्रुटियों के बावजूद यह स्वयं में सुधार करने का एक उपाय है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पिछले 2 दशकों से अर्थपूर्ण निर्वाचन सुधार लाने के लिए पर्याप्त रूप से प्रयत्न किए गए हैं। कुछ लोगों ने यह भी पाया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पिछले दशक में भारत में अन्य किसी बड़े लोकतंत्र की अपेक्षा अधिक राजनीतिक सुधार हुए। संक्षेप में ये अधिक महत्वपूर्ण सुधार निम्नलिखित रूप से संबंधित है। पहला, निर्वाचन नामावलियों की परिशुद्धता में सुधार। चुनाव आयोग ने मतदाता के पंजीकरण को मतदाता की अधिक पहुंच में लाने के प्रयत्न किए और निर्वाचन नामावलियों के संशोधन में डाकघरों को कुछ सीमा तक लिखा गया है। मुद्रित निर्वाचन नामावलियों उनकी सीधी को बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। 620 मिलियन से अधिक मतदाताओं की संपूर्ण निर्वाचन नामावलियों को कंप्यूटरीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। 2007 का रिपोर्ट है, तो 2023 में इससे रिलेटेड जो आंकड़े हैं उनको संशोधित करके अपलोड किए जा सकते हैं। आप उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला है, सभी मतदाताओं के लिए फ़ोटो पहचान पत्र की व्यवस्था का काम शुरू हो चुका है। लोक सत्ता जैसी सिविल सामाजिक संस्थाओं के अत्यंत विचारणीय सुधार देखने को मिले हैं और 1999 से 2004 के बीच निर्वाचन नामावलियों में भूलों में कमी आई है। अब होता है उम्मीदवारों के पूर्ववृत्तों का ब्यौरा देना। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी उम्मीदवार को किसी न्यायालय ने सिद्ध दोषी करार दिया है अथवा उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला निलंबित है तो उस उम्मीदवार को इसकी घोषणा कर देनी चाहिए।
उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा संपत्तियों और दायित्वों के ब्यौरों की घोषणा करने के निर्देश देने से अगले चुनाव के समय उस पर नियंत्रण हो सकेगा। दंडित अपराध के दोषी लोगों की अयोग्यता। सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में निर्णय दिया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) असंवैधानिक थी, क्योंकि यह कानून में समानता का अतिक्रमण करती है। अब सभी दोषी व्यक्ति कतार में खड़े होते हैं, चाहे वे दोष सिद्ध होने के समय पदस्थ विधायक थे या नहीं। तथापि किसी विधायक को उसकी अवधि के दौरान अयोग्यता से छूट लागू होती है, और यदि कोई अपील निलंबित हो और सजा पर रोक लगा दी गई हो। आचार संहिता का प्रवर्तन करना। निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनावों पर अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देश करने की समूची शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव अभियानों के समय बंधनवार चित्र लगाने के निषेध, दैनिक खर्चों के विवरण देने पर जोर देना, बड़ी संख्या में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना, विशिष्ट चुनावी बूथों पर पुनः मतदान के आदेश देना और अन्य ऐसे कदमों के निर्देश जारी करते हुए चुनावों के लिए आचार संहिता को सभी प्रकार से बाध्य कर दिया। स्वतंत्र तथा निर्भीक चुनाव। पुलिस के प्रबंधों में सुधार आए हैं, जिनमें किसी राज्य में एक दिन से अधिक चुनाव कराए जाने तथा केंद्रीय बलों का भारी प्रयोग और सीमाओं को सील करने जैसे उपाय आदि शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का सारे देश में प्रयोग आरंभ कर दिया गया है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का सारे देश में प्रयोग आरंभ कर दिया गया है। 2004 के संसदीय चुनाव से ऐसा यहाँ कर दिया गया। यह निर्णय लिया जा चुका है कि किसी निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु से चुनाव रद्द नहीं होंगे। अब है मंत्रिपरिषद के आकार को कम करना। 3 दशकों से भी अधिक पहले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने आकार को 10% तक सीमित रखने की सिफारिश की थी। संविधान के 91वां संशोधन अधिनियम 2003 मंत्रिपरिषद के आकार को संसद के निचले सदन राज्य विधानमंडल की संख्या को 15% तक प्रतिबंधित करता है। यह संशोधन मंत्रियों की संख्या को कुछ सीमा तक सामान्य रखने में एक कदम है। अगला है राजनीतिक सुधारों के मुद्दे। किए गए उपायों के बावजूद अपराधीकरण, चुनाव में धन के प्रयोग, प्रलोभनों की निपुणता के रूप और सार्वजनिक यूनिटों की अध्यक्षता और सदस्यता के रूप में संरक्षण तथा कार्यपालकों के रूप में छिपकर काम कर रहे विधायकों की विसंगतियां जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं के मामले में सुधार बहुत ही कम हुआ है। अतः और अधिक प्रभावी कदम उठाए जाने का सुझाव दिया गया है और उनमें से अधिक महत्वपूर्ण कदमों के बारे में आयोग विचार करना चाहेगा। अगली बात है राजनीतिक कोषों में सुधार। भारत में राजनीतिक दलों में धन उपलब्ध कराने के स्रोतों में से निजी दान प्राप्त करना एक है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से राजनीतिक दलों के लिए राज्य धन के कोष के लिए 3 मुख्य सोपान हैं। पहला है अत्यंत ही कम सोपान, जहां पर सामान्यतः विशिष्ट अनुदानों या राज्य द्वारा दी गई सेवाओं के माध्यम से चुनाव में आंशिक रूप से आर्थिक सहायता दी जाती है। उम्मीदवारों की एक सीमित चुनाव अवधि में खर्च के विवरण देने, पर्यवेक्षण और रिपोर्ट देने वाले सार्वजनिक अधिकारियों के प्रति जवाबदेही होती है। संयुक्त राष्ट्र, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा इस सोपान के उदाहरण हैं, जबकि संयुक्त राज्य इनसे भिन्न है, जहां चुनाव के लिए अधिकतर निजी धन प्रयोग किया जाता है और शक्ति के साथ रिपोर्ट देने और खर्च को दिखाने और सीमित अंशदान की आवश्यकताओं की शर्तों पर होता है। दूसरा सोपान अधिकतम धन प्रयोग करने का है, जिसमें सरकारी धन के कोष में चुनावों के लिए सार्वजनिक धन लिप्त नहीं होता, बल्कि दलों की अन्य गतिविधियों पर भी खर्च होता है, जैसे कि स्वीडन और जर्मनी। इस सोपान में अंशदान और खर्चों के विस्तृत नियमन की कम संलिप्तता रहती है, क्योंकि दल अधिकतर शासन की सहायता पर ही निर्भर रहते हैं और स्थानीय आवश्यकताएं आंतरिक लोकतंत्र और सामान्य पारदर्शिता को प्रभावित करती हैं। दोनों के बीच विभिन्न प्रकार के मिश्रित सोपान होते हैं, जिसमें मेल खाती अनुदानों के आधार पर चुनाव की लोक नीति के लिए आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति शामिल रहती है, जैसे कि फ्रांस, नीदरलैंड और दक्षिण कोरिया में। अगली बात है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम चुनावी खर्चों पर अंकुश लगाता है, जबकि राजनीतिक दलों को कंपनी दान दिए जाने पर 1969 में रोक लगा दी गई थी, परंतु बाद में 1985 में कंपनी अधिनियम के संशोधन द्वारा इसकी अनुमति दे दी गई। 1990 में निर्वाचन सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति ने माइक्रोफोन के किराए के प्रभारों, वाहन के ईंधन के लिए, निर्वाचन नामावलियों की प्रतियों आदि के लिए वस्तु के रूप में सीमित सहायता की सिफारिश की थी, जबकि इसके साथ ही कंपनी के दानों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। इसके बाद के परिवर्तन में सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किए और 4 अप्रैल 1996 को एक आदेश पारित किया, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा संख्या 77 की व्याख्या को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम खर्च की सीमाओं के अंतर्गत
तृतीय दलों तथा राजनीतिक दल के खर्चों को मिला दिया गया। इसके बाद आयकर और धनकर अधिनियमों के अंतर्गत दलों को विवरणियाँ फाइल करने के लिए विवश कर दिया गया। चुनाव में सरकारी कोषों पर दूसरी समिति इंद्रजीत गुप्त समिति ने आंशिक रूप से सरकारी कोषों की मुख्यतः वस्तुओं के रूप में सिफारिश की है। तथापि संविधान के कार्यक्रम की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग ने यह विचार व्यक्त किया है कि जब तक भारत में राजनीतिक दलों के लिए अधिक उत्तम नियमों की प्रणाली विकसित नहीं कर ली जाती, तब तक चुनावों के लिए सरकारी कोषों को स्थगित रखा जाए। अगला है, संसद में 2003 में द्विदलीय चुनाव की भावना से निर्वाचन और अन्य संबंधित विधि संशोधन अधिनियम को सर्वसम्मति से अधिनियमित कर लिया। इस अधिनियम को नई निर्वाचन सुधार समिति, गणेश गोस्वामी समिति 1990, चुनावी सरकारी कोष समिति इंद्रजीत गुप्ता समिति 1999 और भारत के विधि आयोग निर्वाचन सुधार अधिनियम 1999 पर 170वें रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार किया। कानून मंत्री ने बिल को पेश करते हुए 2002 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित दलीय गुटों पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सिफारिशों को स्वीकृत किया। अधिनियम में निम्नलिखित मुख्य उपबंधों को समाविष्ट किया गया है। राजनीतिक दलों को दिए गए सभी दानों पर व्यक्तियों और कंपनियों को कर की पूरी छूट। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत व्याख्या को प्रभावी ढंग से समाप्त किया जाना। वित्तीय दलों और राजनीतिक दलों द्वारा खर्च अब अधिकतम सीमाओं के अंतर्गत आते हैं और केवल दलों के नेताओं की यात्रा व्ययों को ही छूट है। 20,000 रुपयों से ऊपर के खर्चों के लिए दलों के वित्त और अनुदानों का ब्यौरा दिया जाना। मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों को अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक निधि, जिसमें निर्वाचन नामावलियाँ पहले से प्रचलित के निःशुल्क वितरण और ऐसी मदें जिनका निर्णय निर्वाचन आयोग द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से किया जाता है शामिल है। केबल टेलीविज़न नेटवर्क और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सार्वजनिक और निजी पर मान्यता प्राप्त दलों द्वारा समय का एक समान विभाजन। राजनीतिक भ्रष्टाचार के मुख्य स्रोतों को समाप्त करने के लिए चुनाव में से सरकारी कोषों को लागू करने की व्यवस्था का मामला है। जैसा कि चुनाव में सरकारी कोषों पर इंद्रजीत गुप्ता समिति द्वारा सिफारिश की गई है, यह कोष कुछ अनिवार्य मुद्दों के लिए मुख्यतः वस्तुओं के रूप में आंशिक सरकारी कोष होना चाहिए। अगली बात है, कुछ सिफारिश है। चुनाव में खर्च किए जाने वाले धन के अनुचित और अनावश्यक कोष की गुंजाइश को कम करने के लिए आंशिक राज्य कोष की व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। दल बदल विरोधी कानून का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। भारतीय राजनीतिक जीवन लंबे समय से दल बदल से रोगग्रस्त रहा है। इसमें निजी हितों और वृद्धि करने के लिए राजनीतिक प्रणाली के साथ छल कपट किया जाता है और राजनीतिक भ्रष्टाचार का यह एक शक्तिवान स्रोत है। इस रोगग्रस्तता पर नियंत्रण के लिए जिस दल बदल कानून को अधिनियमित किया गया था, उसमें कुछ संख्या नियत की गई थी, जिसके ऊपर किसी दल में दल बदलने की अनुमति थी। तथापि ऐसे चयनित दल परिवर्तन को कानूनी बनाने से राजनीतिक नैतिकता के अतिक्रमण और अवसरवादिता को बढ़ावा मिला। इसमें संदेह नहीं कि किसी रूप में या किसी संदर्भ में दल बदलने की अनुमति देना राजनीतिक नैतिक विडंबना है। 1985 में अधिनियमित की गई 10वीं अनुसूची के दल बदल प्रावधानों को कड़ा बनाने के लिए 2003 में संविधान में 51वां संशोधन लाया गया। यह संशोधन उन सभी राजनीतिक मोड़ लेने वालों के लिए, चाहे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक तौर से, यह अनिवार्य बना देता है कि वे वैधानिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दें। अब यदि वे दल बदलते हैं तो उन्हें पुनः चुनाव लड़ना पड़ेगा और वे सदस्यों की 1/3 संख्या से बिखर जाने से अथवा दल के लगातार बदलने के घेर में देश में पद पर बने रहना जारी नहीं रख सकते। यह संशोधन विधायकों पर दल बदल के बाद भी लाभ के पद पर बने रहने पर रोक लगाता है। इस प्रकार से यह संशोधन दल बदल को स्पष्टतः असंभव बना देता है और राजनीतिक छवि को साफ रखने में एक महत्वपूर्ण अगला कदम है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को उन्हें अपने नेताओं को चुनने के लिए आंतरिक चुनाव पर भी जोर दिया है। निर्वाचन आयोग ने यह सिफारिश की है कि सदस्यों के दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय भी निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा लिया जाना चाहिए। कानून में ऐसा संशोधन हाल ही के स्पष्ट रूप से दिखने वाले कुछ मामलों में पाए गए लंबे विलंबों के प्रकाश में दुर्भाग्यवश आवश्यक हो गया। अब सिफारिश है, दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर निर्णय लिया जाना चाहिए। अयोग्यता है,
यह सुझाव दिया गया है कि गंभीर आपराधिक आरोपों के संबंध में पिछले विमोचन को दिखाया जाना काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। हमारे यहाँ अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था में विलम्ब करना, दोष सिद्धि हो जाने के बाद अयोग्य ठहराया जाना एक अपर्याप्त बचाव है। ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो हत्या, अपहरण, बलात्कार और डकैती जैसे गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे होते हैं, जिनका राजनीतिक प्रदर्शनों से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे मामलों में उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के अधिकार और समुदाय का उत्तम प्रतिनिधित्व दोनों के बीच समाधान की आवश्यकता है। एक नियम के रूप में उम्मीदवारों को किसी न किसी बहाने से अयोग्य ठहराना जल्दीबाजी और अलोकतांत्रिक होगा। चुनाव के परिणामों का निर्णय लोगों द्वारा लिया जाता है, जो मतदाता पेटी के माध्यम से अंतिम निर्णायक होते हैं। अविवेकपूर्ण अयोग्यता के चलते प्रभु सत्ता संपन्न चुनाव करवाना एक चाल है, जिसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए तानाशाह किसी समय में अपना लेता है। तथापि वर्तमान स्थिति में संतुलन रखते हुए यदि मुकदमों पर विचार कर रहे न्यायालय द्वारा लगाए गए गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों के मामले में उस न्यायालय द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें तब तक विधानमंडल या संसद में लोगों का प्रतिनिधित्व करने से इनकार कर दिया जाता है, तब जब तक उन्हें आरोपों से मुक्त नहीं कर दिया जाता, तो ऐसा करना उचित और समझदारी का काम प्रतीत होता है। परंतु इस सावधानी को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे आरोपों में कोई राजनीतिक पुल बैग लिप्त न हो और राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे लोगों के साथ कोई अत्याचार न हो पाए। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद उम्मीदवारों द्वारा ब्यौरे दिए जाने से संबंधित जुलाई 2002 के ड्राफ्ट अध्यादेश में गंभीर और जघन्य अपराधों से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे उम्मीदवारों को अयोग्य करार देने का उपबंध किया गया। इसमें जिन जघन्य अपराधों की सूची दी गई उनमें थे हत्या, अपहरण, बलात्कार, डकैती, भारत के विरुद्ध युद्ध कराने, संगठित अपराध और नारकोटिक्स अपराध। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को भी अयोग्य करार दिया जाना युक्ति संगत प्रतीत होता है, बशर्ते कि आरोप किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा आरंभिक साक्ष्यों के बाद लगाए गए। निर्वाचन आयोग ने यह सुझाव दिया कि भ्रष्टाचार से प्रेरित मामले में एक सावधानी के रूप में यह उपबंध किया जाए कि केवल ऐसे मामलों का अयोग्य करार दिया जाए जिन्हें चुनाव से 6 महीने पहले फाइल किया गया हो। इसमें कुछ सिफारिश दी गई कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाए संशोधन के साथ गंभीर और जघन्य अपराधों से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे सभी लोगों को अयोग्य ठहराए जाने के लिए संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। अमित क्या घोषणाएँ हैं? निर्वाचन आयोग ने यह सिफारिश की है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत जो अब निर्वाचन नामावलियों को तैयार करने, संशोधन करने, उन्हें शामिल करने, शामिल न करने से संबंधित विवरणों तक सीमित है। पीठासीन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन आयोग के समक्ष की गई सभी मिथ्या घोषणाओं को निर्वाचन अपराध माना जाना चाहिए। प्रस्तावित संशोधन मिथ्या घोषणाओं के प्रभावशाली निवारण का काम करेगा। अगला है राजनीतिक दलों द्वारा खातों का प्रकाशन करना। राजनीतिक दलों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपनी आय और व्यय के उचित खाते रखें और हर वर्ष उनकी लेखा परीक्षा करवाएं। यदि ऐसा करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया जाता है तो पैराग्राफ 2.1.1.1.4 में उल्लिखित विभिन्न रिपोर्टों के अनुपालन में निर्वाचन और अन्य संबंधित विधि संशोधन अधिनियम 2003 में उठाए गए कदमों को सुदृढ़ किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने इस प्रस्ताव का एक बार फिर उल्लेख किया है, इसे जल्दी ही लागू किए जाने की आवश्यकता है। आंकेक्षित खातों को जनता की सूचना के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अगली बात है गठबंधन और नैतिकता। भारतीय राजनीति में हाल ही के वर्षों में गठबंधन राजनीति का घटक बहुत ही दृढ़ता के साथ उभर कर सामने आया है। भारतीय निर्वाचन और हमारे गुंजायमान लोकतंत्र की विभिन्नता और जटिलता ने हमारी निर्वाचन प्रक्रिया को एक जाना पहचाना पहलू बना दिया है। गठबंधन राजनीति प्रायः इस तथ्य के कारण भी आवश्यक हो जाती है कि बहुदलीय व्यवस्था में, जैसा कि हमारे देश में है, आज किसी एक दल के लिए यह मुश्किल है कि वह विधानमंडल या संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सके। गठबंधन सरकार को समुचित ठहराए जाने के लिए गठबंधन करने वाले दलों के लिए आवश्यक है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रूप से बनाए गए कार्यक्रमों पर आधारित एक सोच बना लें कि सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ऐसी सोच को साझा न्यूनतम कार्यक्रम के रूप में बदलने की आवश्यकता है और इसे या तो चुनाव से पहले घोषित कर दिया जाना चाहिए और या मिली जुली सरकार बनाने से पहले घोषित कर दिया जाना चाहिए।
तथापि गठबंधन सरकार की नैतिकता तब गंभीर रूप से धूमिल हो जाती है जब ये मिले जुले दल बीच में ही अपने साझेदारों को बदल लेते हैं और सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्य को पाने के लिए उनकी सहमति से बनाए गए साझा न्यूनतम कार्यक्रम की बिल्कुल ही अवहेलना करते हुए मुख्य रूप से अवसरवादिता का लाभ उठाने और सत्ता पाने की लालसा से नया गठबंधन बना लेते हैं। यह साझा कार्यक्रम जिसे चुनाव से पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से अथवा चुनाव के बाद और सरकार बनाने से पहले निहित रूप से जनमत आदेश के रूप में बनाया जाता है, ऐसे कार्यक्रम का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और जनता द्वारा प्रदत्त शक्ति के दुरुपयोग किया जाता है। लोगों की अपेक्षाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक है यह सुनिश्चित करने के लिए नैतिकता का ढांचा बनाया जाए कि जिससे चुनावों के बीच गठबंधन को पुनः बना लेने से अवसरवादिता के ऐसे प्रयोग न किए जा सकें। इनके लिए भी सिफारिश है यह सुनिश्चित करने के लिए कि संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए कि यदि एक या अधिक दल निर्वाचन मंडल द्वारा आदेशित सामान्य कार्यक्रम के गठबंधन में चुनाव से पूर्व स्पष्ट रूप से अथवा सरकार बनाते समय निहित रूप में बीच में ही गठबंधन से बाहर किसी एक या अधिक दलों में पुनः शामिल हो जाते हैं तो उस दल या दलों के सदस्यों को निर्वाचन मंडल से नए आदेश देना होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या आयुक्तों की नियुक्तियाँ की जाती हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों की वर्तमान कार्यप्रणाली को संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया जा चुका है, जिसमें यह अनुबंध किया गया है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। नियुक्ति के लिए कार्यप्रणाली पर संविधान सभा में हुई बहस के दौरान यह सुझाव दिए गए थे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति को सभी दलों को अपने विश्वास में लेना चाहिए और इसके लिए उनकी नियुक्ति को दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पुष्टि की जानी चाहिए। अतः उस स्थिति में भी यह विचार रखा गया था कि नियुक्ति की कार्यप्रणाली व्यापकता पर आधारित और सभी पक्षपातपूर्ण विचारों से ऊपर होनी चाहिए। हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसे संवैधानिक निकायों के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां व्यापकता पर आधारित समिति की सिफारिश पर की जाती हैं। अतः मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के लिए इस समिति में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके सदस्यों के रूप में लोकसभा के अध्यक्ष, गृहमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। हमारे लोकतंत्र के संचालन में निर्वाचन आयोग की दूरगामी महत्व और नाजुक भूमिका को देखते हुए यह अवश्य ही उचित होगा कि यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के चयन के लिए इसी प्रकार की समिति का गठन किया जा सके। सिफारिश है इसके लिए कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कानून मंत्री और राज्यसभा के उपाध्यक्ष को सदस्यों के रूप में साथ लेकर बनी परिषद को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के विचारार्थ सिफारिशें करनी चाहिए। अब है भाई चुनावी याचिकाओं का शीघ्र निपटान। चुनावी याचिकाओं को इस समय उच्च न्यायालय में फाइल किया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत ऐसी याचिकाओं का 6 महीनों की अवधि में निपटारा किया जाना होता है। तथापि वास्तव में ऐसी याचिकाएं वर्षों तक निलंबित रहती हैं और तब तक संसद की पूरी अवधि पर भी समाप्त हो लेती हैं, जिससे चुनाव याचिकाएं निष्फल हो जाती हैं। अन्य उच्च स्तर की समितियों द्वारा अप्रतिष्ठित व्यक्तियों की ओर से यह सुझाव दिए जाते रहे हैं कि एक पृथक न्यायिक व्यवस्था के गठन की आवश्यकता हो सकती है। संविधान के कार्यक्रम की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की है कि उच्च न्यायालय में विशेष चुनाव पीठों का गठन किया जाए, जिसमें केवल चुनाव याचिकाओं के निपटान को ही विशेष रूप से सुरक्षित रखा जा सके। आयोग का यह विचार है कि उच्च न्यायालयों में इस समय भारी मुकदमों के बोझ को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 323 ख के अंतर्गत उपबंध किए गए विशेष न्यायाधिकरणों के गठन से ही चुनावी याचिकाओं को तेजी से निपटान को सुनिश्चित किया जाना संभव हो पाएगा। ऐसा करते समय यह विशेष रूप से सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे न्यायाधिकरणों का निर्णय अंतिम हो और जैसा कि संविधान में पहले से उपबंध है कि इन निर्णयों के खिलाफ अपील किए जाने का कार्य क्षेत्र सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक सीमित हो। ऐसे न्यायाधिकरणों में से 2 सदस्य हो सकते हैं, एक उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश और दूसरा प्रशासनिक सदस्य। इन दोनों में मतभेद हो जाने पर मामलों को उच्च न्यायालय में भेज दिया जाना चाहिए। इसके लिए सिफारिश है भाई कि संविधान के अनुच्छेद 323 ख के अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर पर विशेष निर्वाचन न्यायाधिकरण बनाए जाने चाहिए ताकि चुनाव याचिकाओं और विवादों का 6 महीनों का विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर गति से निपटान किया जा सके।
प्रत्येक न्यायाधिकरण में उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश और एक वरिष्ठ सिविल सेवक जिसे चुनावों के आयोजन में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो, भारत सरकार के अपर सचिव, राज्य सरकार के प्रधान सचिव या स्तर से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए। इसलिए शासनादेश में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी चुनाव याचिकाओं पर 6 महीनों के भीतर निर्णय लिया जाए, जैसा कि कानून में प्रावधान है। न्यायाधिकरणों को सामान्यतः केवल 1 वर्ष के लिए ही गठित किया जाना चाहिए, जिसे अपवाद स्वरूप स्थितियों में 6 महीनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगली बात है सदस्यता के लिए अयोग्यता के कुछ आधार हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद 102 में संसद के किसी सदन की सदस्यता के किंचित विशेष स्थितियों में अयोग्य करार दिए जाने के उपबंध है, जो निम्न प्रकार से: वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के और सदस्य होने के योग्य नहीं होता यदि भारत सरकार के या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो, सिवाय उस पद के जिसके बारे में संसद ने विधि द्वारा छूट दी हो, विकृत चित्त है और उसके बारे में सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान, वह अनुन्मोचित दिवालिया हो, भारत का नागरिक नहीं हो, अथवा उसने किसी विशेष विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वैच्छिक रूप से प्राप्त कर लिया हो, अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति उसकी निष्ठा हो। भ्रष्टाचार और मिथ्याचार है। भ्रष्टाचार और मिथ्याचार लोकतंत्र के ऐसे अपरिहार्य गुणक नहीं होने चाहिए जैसा कि निस्संदेह वे आज हैं, ऐसा महात्मा गांधी का एक बात है। संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन या कानून के द्वारा अयोग्य करार दे दिया गया। व्याख्या है, इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद को धारण किया हुआ नहीं समझा जाना चाहिए कि वह केंद्र में या किसी राज्य में मंत्री के पद पर है। कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने के अयोग्य होगा यदि उसे 10वीं अनुसूची के अधीन अयोग्य करार दे दिया गया। अनुच्छेद 102 अंग में स्पष्ट है कि संसद को यह कानून पारित करने का अधिकार है कि वह ऐसी अयोग्यता के लिए और भी शर्तों को शामिल करे। हाल ही में कुछ संसद सदस्यों को निष्कासित करने के मामलों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अन्य स्थितियों का भी विस्तार से उल्लेख करना अपेक्षित होगा, जिसके अंतर्गत संसद सदस्य को अयोग्य करार दिया जा सकता है। इसके इस मामले में किसी अस्पष्टता को दूर किया जा सकेगा और यह संसद की उच्चतम प्रभुता को ऐसे सभी मामलों में पुनः पुष्टि करेगा। अगला सिफारिश है, संविधान के अनुच्छेद 102 अंग के अंतर्गत समुचित विधान अधिनियमित किया जाए जिसमें किसी संसद सदस्य की अयोग्यता की शर्तों का सर्वांगीण ढंग से उल्लेख किया जाना चाहिए। इसी प्रकार राज्यों को भी अनुच्छेद 198 अंग के अंतर्गत विधान बनाना चाहिए। वही बात दिया गया है कि पिछले पैराग्राफ में प्रकाश में लाए गए प्रस्तावों को हमारे राजनीतिक दलों के बीच गंभीर चर्चा करने की आवश्यकता है। इनका जल्द ही या बाद में अपनाया जाना इन पर ही निर्भर करेगा। हमारा देश उन अनेक लोकतांत्रिक देशों में से है जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र किए गए देशों में से 6 दशकों तक लंबी यात्रा के बाद, अब तो ज़्यादा हो गया 7 दशकों तक, स्वतंत्रता और स्थिरता प्राप्त की है। लोकतांत्रिक परिपक्वता में समय, धैर्य और जटिल समस्याओं का युक्ति संगत उत्तर पाने और संघर्षमय विचारों का समाधान करने के लिए तत्परता की आवश्यकता होती है। सभी बड़े लोकतांत्रिक देश लोकतंत्र के रूपांतरण की यातना की प्रक्रिया में से गुजरे हैं। विचारों की शक्ति, नेतृत्व के ऊंचे गुण, आदर्शवाद की प्रेरणा और भावना मुक्त विकृतियों से मुक्त एक महान लोकतंत्र को बनाने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। भारत में ऐसे लोकतंत्र को बनाने का सामर्थ्य और लचीलापन है और हमारे राजनीतिक दलों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। कुछ विचार दिया गया है बॉक्स में। नैतिक संहिता की आवश्यकता। सीनेटर फुलब्राइट ने ऐसे सरकारी कर्मचारियों की समस्या का पता लगाया जिन्होंने ऐसी नैतिक भूलें की थीं जिन्हें आपराधिक आचार की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। उसने पूछा, ऐसे व्यक्तियों के बारे में क्या किया जाना चाहिए जो धन के लिए अपने पद का दुरुपयोग प्रत्यक्ष रूप से या अंधाधुंध नहीं करते और इसलिए वे कानूनी दंड के अंतर्गत आ जाते हैं। उन लोगों के साथ कैसे निपटा जाना चाहिए जो मित्रता के वेश में पक्षपात करते हैं, जो कानून की भावना को चोट तो पहुंचाता है परंतु इसके विषय वस्तु का प्रत्यक्ष उल्लंघन नहीं करता। उसने आगे विस्तार से कहा, इस नैतिक आचार की समस्या का एक सबसे बड़ा विघ्नकारी पहलू है इस बात का पता लगाना कि अनेक प्रभावकारी लोगों के बीच नैतिकता कानून के समानांतर हो गई है। किसी व्यक्ति की सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा की पहचान करने का सर्वसम्मत मानदंड यदि यह है कि वह कानून की परिधि में अपने को रखता है तो निश्चय ही यह हमारे लिए दुखद स्थिति है। स्नेट एथिक्स मैनुअल का 2003 का बात है, संस्करण पृष्ठ 6 पे कुछ दिया गया डिटेल्स, इनको आप ऑनलाइन भी डाउनलोड करके देख करके पढ़ सकते हैं। अगली बात है सार्वजनिक जीवन में नैतिकता। आइए इसको समझते हैं। नैतिकता की नींव उत्तरदायित्व और जवाबदेही की धारणा में रखी जाती है।
लोकतंत्र में सार्वजनिक पद पर आसीन जनता को अंततोगत्वा जवाब देना होता है। ऐसी जवाबदेही को कानून और नियमों की व्यवस्था से प्रभावी किया जाता है, जिससे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने कानूनों द्वारा अधिनियमित करते हैं। नैतिकता ऐसे कानून और नियमों के निर्माण में एक आधार देती है। यह लोगों के आदर्श विचार ही होते हैं जो कानून और नियमों को जन्म देकर उनका चरित्र निर्माण करते हैं। हमारी कानूनी व्यवस्था अच्छाई और न्याय की साझा दृष्टि से निश्चित होती है। लोकतंत्र की मूलभूत सिद्धांत यह है कि सत्ता को धारण करने वाले सभी व्यक्ति इसे लोगों से प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में सभी सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्ति जनता की धरोहर है। सरकारी भूमिका में वृद्धि से सार्वजनिक पद पर बने लोग जनजीवन पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं। जनता और पदाधिकारी के बीच में धरोहर का संबंध यह अपेक्षा करता है कि अधिकारियों को सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग लोगों की सर्वोत्तम भलाई या जनहित में किया जाना चाहिए। आम जीवन में नैतिकता की भूमिका के अनेक पक्ष हैं। एक तरफ उच्च आचार के मूल्यों की अभिव्यक्ति है और दूसरी ओर कार्यवाही की सुनिश्चितता से है, जिसके लिए सार्वजनिक अधिकारी को वैज्ञानिक रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकता है। नैतिक व्यवहार के किसी भी ढांचे में निम्नलिखित तत्वों को अवश्य शामिल करना चाहिए। नैतिक प्रतिमानक पर व्यवहारों को संहिताबद्ध करना, जनहित और व्यक्तिगत लाभ के बीच संघर्ष से बचने के लिए व्यक्तिगत रुचि को अभिव्यक्त करना, सारभूत संहिताओं को प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्था की रचना करना, जिसे सार्वजनिक अधिकारी को अपने पद पर अयोग्य या अयोग्य करार दिए जाने के लिए प्रतिमानक प्रदान करना। कानूनों और नियमों की व्यवस्था चाहे जितनी भी विस्तृत क्यों न हो, वह सभी स्थितियों का समाधान नहीं हो सकती। निस्संदेह यह अपेक्षित होता है और शायद संभव भी हो कि उन लोगों के आचरणों पर नियंत्रण किए जाएं जो निचले तबके के हैं और एक सीमा में अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। लेकिन सार्वजनिक सेवा में यह तबका जितना ऊंचा होगा उतना ही विवेक की परिधि बड़ी होगी और कानूनों और नियमों की एक ऐसी व्यवस्था का प्रबंध करना कठिन है जिसमें ऊंचे पदों पर विवेक के प्रयोग को बृहत रूप से शामिल करके उस पर नियंत्रण किया जा सके। सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों के लिए नैतिक मानदंड क्या होने चाहिए, इस पर अत्यधिक बृहत वक्तव्यों में से एक संयुक्त राज्य में लोक जीवन प्रतिमान समिति से आया था, जो नोलन समिति के नाम से लोकप्रिय था। नोलन की नोबल क्या होना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए। इसमें सार्वजनिक जीवन की निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख किया जाए। पहला, निस्वार्थ निष्ठता। सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को जनहित से संबंधित निर्णयों को स्वयं ही लेना चाहिए। अपने अपने परिवार और अपने मित्रों के लिए वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा है सत्यनिष्ठा। सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को बाहर के ऐसे व्यक्तियों या संगठनों के साथ वित्तीय या अन्य बाध्यतावश अपने को लिप्त नहीं करना चाहिए जो उनके सरकारी कार्य निष्पादन को प्रभावित करें। तीसरा है विषय निष्ठता। सरकारी काम करते हुए जिसमें सार्वजनिक नियुक्तियां करना, संविदाओं को स्वीकृति देना या किसी व्यक्ति विशेष को पुरस्कार या लाभों की सिफारिश करना शामिल है। सरकारी पदधारी को अपने चयन को योग्यता के आधार पर करना चाहिए। अगली बात है जवाबदेही। सरकारी पद पर आसीन लोग अपने निर्णय और कार्यवाही के लिए जनता को जवाबदेही के लिए जिम्मेदार होंगे और उनके पद के लिए जो उचित छानबीन आवश्यक हो उसे प्रस्तुत करना चाहिए। अगली बात है निष्कपटता। सरकारी पदधारी को अपने सभी निर्णयों और कार्यवाहियों के संबंध में निष्कपट होना चाहिए। उन्हें अपने निर्णयों के लिए कारणों का उल्लेख करना चाहिए और किसी सूचना को देने पर तभी रोक लगाना चाहिए जब व्यापक जनहित में इसकी मांग हो। अगला है ईमानदारी। सरकारी पदधारी व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे अपने सरकारी काम से संबंधित निजी हितों की घोषणा करें और ऐसे किसी विरोध के समाधान के लिए कदम उठाएं जो उन हितों की रक्षा करने में आड़े आते हैं। अगली बात है नेतृत्व। सरकारी पदाधिकारियों को अपने नेतृत्व द्वारा और एक मिसाल पेश करते हुए इन सिद्धांतों को विकसित करना और इनका समर्थन करना चाहिए। स्पेन की उत्तम शासन संहिता से संबंधित कुछ उदाहरण दिए गए हैं। फिर भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक पदाधिकारियों को यह आवश्यक है कि वे नागरिकों को यह वचन दें कि सभी वरिष्ठ पदाधिकारी कानून द्वारा अधिकथित दायित्वों की ही पुष्टि नहीं करेंगे, बल्कि इसके अलावा भी उनके आचार में नैतिकता के सिद्धांतों और अच्छे आचरण का उत्साह और मार्गदर्शन भी होगा, जिनका अभी तक विनियमों में अभिव्यक्त रूप से उल्लेख नहीं है, यद्यपि निसंदेह वे अंतर्निहित हैं और जो एक उत्तम शासन संहिता प्रदान करता है। इसके प्रथम मूल सिद्धांत है कि सरकारी सदस्य और राज्य के सामान्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी अपनी गतिविधियों को संविधान और शेष विधि व्यवस्था के अनुसार इस संहिता में विकसित किए गए निम्नलिखित नैतिक सिद्धांतों और उत्तम आचार का पालन करते हुए निष्पादित करें। ये विषय हैं विषयनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, तटस्थता, उत्तरदायित्व, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, गोपनीयता,
लोक सेवा का समर्पण, पारदर्शिता, अनुकरणीय आचार, मितव्ययिता, पहुँच कुशलता, ईमानदारी और पर्यावरणीय और सांस्कृतिक वातावरण बनाना तथा लिंगों के बीच समानता बनाए रखना। अब है कि प्रत्येक लोकतंत्र में सार्वजनिक जीवन के ये सिद्धांत सामान्य व्यवहार्यता के सिद्धांत होते हैं। ऐसे ही नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सरकारी पदाधिकारियों के लिए एक आचार संहिता की प्रवृत्ति लिए हुए भी लोक व्यवहार के मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक सेट बनाना आवश्यक हो गया है। वास्तव में ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे लोगों की बागडोर के मार्गदर्शन करने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है, उसे केवल नैतिक ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसे ऐसे नैतिक मूल्यों को व्यवहार में भी लाना चाहिए। यद्यपि सभी नागरिक देश के कानूनों के साथ बाधिक हैं, लोक सेवकों के मामले में व्यवहार के प्रति मानकों को साधारण नागरिक की अपेक्षा अधिक कड़ा होना चाहिए। यह सरकारी कार्रवाई और निजी हित के मध्य एक समन्वय है, जिसके कारण नैतिक संहिता ही नहीं बल्कि आचार संहिता की भी आवश्यकता है। नैतिक संहिता में सद्व्यवहार और शासन के मुख्य मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत शामिल होंगे, जबकि और अधिक विशिष्ट आचार संहिता में संक्षिप्त और सुस्पष्ट तरीकों से स्वीकृत और अस्वीकृत व्यवहारों और कार्यवाहियों की सूचना का उल्लेख होगा। तो इनको और आगे आप समझेंगे, देखेंगे कि इनमें अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि क्या है। अपने दिनांक 31 अक्टूबर 2003 के संकल्प संख्या 58/4 में महासभा ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपना लिया। संकल्प की धारा 8 में उल्लेख है कि सरकारी पदाधिकारियों के लिए आचार संहिता। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रत्येक दल अन्य बातों के अलावा न्याय निष्ठा, सत्यनिष्ठा और उत्तरदायित्वों को अपनी वैधानिक व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार अपने सरकारी पदाधिकारियों के बीच विकसित करेगा। विशेष रूप से प्रत्येक राज्य दल अपने संस्थानात्मक और वैधानिक व्यवस्थाओं के भीतर सार्वजनिक कार्यों के सही, सम्मानजनक और समुचित कार्य निष्पादन के लिए आचार संहिता या प्रतिमानकों को लागू करने का प्रयास करेगा। तीसरा, इस धारा के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से प्रत्येक राज्य दल यथोचित और अपनी वैधानिक व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प संख्या 51/59 तारीख 12 दिसंबर 1996 के संलग्नक में अंतर्विष्ट सरकारी पदाधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता जैसे क्षेत्रीय, अंतर क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के सुसंगत पहलुओं को ध्यान में रखेगा। प्रत्येक राज्य दल सरकारी पदाधिकारियों द्वारा अपने कार्य निष्पादन के दौरान उनके ध्यान में आए भ्रष्टाचार के कार्यों की सूचना को समुचित प्राधिकारियों तक पहुंचने के कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने राष्ट्रीय कानूनों के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार स्थापित किए गए उपायों और व्यवस्थाओं पर भी विचार करेगा। प्रत्येक राज्य दल जहाँ समुचित हो अपने राष्ट्रीय कानूनों के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार ऐसे उपाय और व्यवस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास करेगा जिनमें सरकारी पदाधिकारियों द्वारा समुचित प्राधिकारियों के समक्ष अन्य बातों के अलावा उनकी बाहरी गतिविधियों, रोजगार, विनियोग, संपत्तियों और पर्याप्त उपहारों अथवा लाभों से संबंधित ऐसी घोषणाएं करना आवश्यक हो जिनमें से उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में किसी अभिरुचि का विरोध हो सकता है। अगली बात है, प्रत्येक राज्य दल अपने राष्ट्रीय कानूनों के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार ऐसे सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक और अन्य उपायों पर विचार करेगा जो इस धारा के अनुसार स्थापित संहिताओं और प्रतिमानकों का अतिक्रमण करते हैं। भारत इस सम्मेलन में हस्ताक्षर करता है परंतु इसे अभी विरल किया जाना है, यानी इसमें कुछ और भी जो सुधार, संशोधन और इनका लागू करने संबंधित बात। विधिक देशों ने समय समय पर अपने मंत्रियों को और विधायकों और सिविल सेवकों के लिए आचार नैतिक संहिता को निर्धारित करने के मुद्दे का समाधान किया है। संयुक्त राज्य में मंत्रिय संहिता, संयुक्त राष्ट्र सीनेट में आचार संहिता और कनाडा में मंत्रियों के लिए मार्गदर्शन है। बेलीज में सरकारी पदाधिकारियों के लिए आचार संहिता संविधान में निर्धारित की गई है। यह काफ़ी अच्छा से यह जानकारी दिया गया है, इसको समझें। आइए पहले बेलीज के संविधान और आचार संहिता के बारे में समझते हैं। धारा 121(1) में यह दिया गया है कि यह धारा जिन व्यक्तियों पर लागू होती है उन्हें इस प्रकार से आचरण नहीं करना होगा कि जिससे वे ऐसी स्थिति में आ जाए कि उनमें अभिरुचि का विरोध आ जाए, उनकी सार्वजनिक या सरकारी कामों और कर्तव्यों के उत्तम प्रयोग में कोई समझौता करना पड़े, अपने पद का प्रयोग निजी लाभ के लिए करना पड़े, उनके पद या स्थिति की प्रतिष्ठा गिर जाए, उनकी ईमानदारी पर प्रश्न उठे, सरकारी सत्यनिष्ठा में विश्वास या आदर कम होने या खतरे में पड़े। यह धारा राष्ट्रीय सभा के महागवर्नर, सदस्यों, बेली सलाहकार समिति के सदस्यों, लोक सेवा आयोग के सदस्यों, निर्वाचन और सीमाओं के सदस्यों, परिसीमन आयोग, लोक अधिकारियों, संवैधानिक निगमों और सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों
और ऐसे अधिकारियों जो राष्ट्रीय सभा द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा निर्धारित हो पर लागू होगी। अब मंत्रियों के लिए नैतिक ढांचा है। जैसे कि पूर्व के पैराग्राफ में कहा गया है, अनेक देशों ने मंत्रियों के लिए आचार नैतिक संहिता निर्धारित कर रखी है। कनाडा में मंत्रियों के लिए मार्गदर्शन 2006 में मंत्रियों की भूमिका और जिम्मेदारियों से संबंधित मूल सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इसमें मंत्री उत्तरदायित्व के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों के केंद्रीय सिद्धांत तथा मंत्रियों के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ संबंध उनके विभागों और संसद शामिल। इसमें मंत्रियों से अपेक्षित आचार के प्रति मानक और प्रशासनिक कार्य प्रणाली से संबंधित और संस्थागत मामलों के समाधान की रूपरेखा दी गई है। यूनाइटेड किंगडम इसको भी सही से लिखें, टीड हो गया है, यूनाइटेड किंगडम में मंत्रियों की संहिता मंत्रियों को यह मार्गदर्शन देती है कि वे किस प्रकार इन प्रतिमानकों को बनाए रखने के लिए कार्रवाई करें और अपने मामलों का प्रबंध करें। इसमें उन सिद्धांतों की सूची दी गई है जिसे पिछले उदाहरण के आधार पर विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। इसमें यह भी उल्लिखित किया गया है कि संसद में अपनी कार्यवाहियों को उचित सिद्ध करने और संहिता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लेने के लिए कि उन्हें किसी प्रकार काम और आचरण करना है, इसके लिए मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। संहिता कोई कानून की पुस्तक नहीं है और यह इसे प्रभावी करने के लिए मंत्रिमंडल के सचिव या अन्य पदाधिकारियों की भूमिका या मंत्रियों की जांच करने के लिए भी नहीं है। यद्यपि वे इसमें शामिल मामलों पर मंत्रियों को निजी सलाह दे सकते हैं। मंत्री तब तक ही पद पर रह सकते हैं जब तक कि उन्हें प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त है। वह किसी मंत्री से अपेक्षित व्यवहार के प्रतिमानकों और इन प्रतिमानकों के किसी अतिक्रमण के समुचित परिणामों का अंतिम निर्णायक है, यद्यपि वह उन सभी आरोपों पर अपनी टिप्पणी देने की अपेक्षा नहीं रखेगा। भारत सरकार ने एक ऐसी आचार संहिता को निर्धारित किया हुआ है जो संघ और राज्य सरकारों दोनों के ही मंत्रियों पर लागू होती हैं। इस आचार संहिता को यहाँ पर पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा, मतलब ऐसा करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा, प्रासंगिक होगा। मंत्री के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा पद संभालने से पहले संविधान के प्रावधानों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और ऐसे किसी अन्य कानून जो फिलहाल लागू हों के अतिरिक्त वह व्यक्ति यथास्थिति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को अपने और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्तियों, दायित्वों और व्यापार में रुचियों के ब्यौरों को प्रकट करेगा। प्रकट किए जाने वाले ब्यौरों में सभी अचल संपत्तियों के विवरण और शेयर और डिबेंचरों, नकदी और गहनों का अंदाज से पूर्ण मूल्य शामिल होना चाहिए। मंत्री के रूप में उसकी नियुक्ति से पहले किसी चीज़ के स्वामित्व, किसी भी व्यवसाय को चलाने और उसके प्रबंधन में भाग लेने जिसमें इससे पहले वह रुचि रखता था से अपने संबंध तोड़ लेगा और किसी ऐसे व्यवसायिक कंपनी के संबंध में जो संबंधित सरकार या उस सरकार के अधीन किसी उपक्रम को माल और सेवाएं प्रदान करती हों, व्यापार अथवा व्यवसाय के सामान्य व्यवहार और मानक और बाजार दलों को छोड़कर, अथवा जिसका व्यवसाय मुख्यतः संबंधित सरकार से प्राप्त अथवा अप्राप्त होने वाले लाइसेंसों, परमिटों, कोटों, पट्टों आदि पर निर्भर करता हो, ऐसे कथित व्यवसाय में और उसके प्रबंधन से वह अपने सभी रुचियों से संबंधित हो लेगा, बशर्ते कि वह ख के मामले में प्रबंध में अपनी रुचि को और ग के मामले में स्वामित्व और प्रबंध दोनों को अपनी रुचियों को अपनी पत्नी या यथास्थिति पति को छोड़कर अपने परिवार के किसी ऐसे वयस्क सदस्य अथवा वयस्क संबंधी को अंतरित कर सकता है जो उसके मंत्री की नियुक्ति से पहले कथित व्यवसाय के संचालन अथवा प्रबंधन अथवा स्वामित्व से संबद्ध था। ऐसी सार्वजनिक सीमित कंपनियों में शेयर धारण किए रहने के मामले में रुचियों से अपना संबंध समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठेगा, सिवाय इसके कि जहां यथास्थिति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री यह समझे कि ऐसे शेयरों के धारण करने की प्रकृति या सीमा ऐसी है जिससे उसे अपने सरकारी काम के निष्पादन में अड़चन आने की संभावना हो। अगला है पद पर आसीन हो जाने और पद पर रहने तक मंत्री यथास्थिति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो हर वर्ष 31 मार्च तक अपनी संपत्ति और दायित्वों के संबंध में घोषणा भेजेगा। सरकार से किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति को खरीदने या बेचने से अपने को अलग रखेगा, सिवाय इसके कि जहां ऐसी संपत्ति सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अपने सामान्य ढंग में अधिग्रहित की जानी है, उसको किसी व्यवसाय को शुरू करने या उसमें भाग लेने से अपने को अलग रखेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि उसके परिवार के सदस्य किसी ऐसे व्यावसायिक कंपनी को शुरू नहीं करते या उसमें भाग नहीं लेते जो उस सरकार को माल और सेवाओं की पूर्ति करने में लिप्त हों या उस सरकार पर लाइसेंस, परमिट, कोटों, पट्टों आदि को मंजूर करवाने के लिए निर्भर हों। व्यापार अथवा व्यवसाय के सामान्य व्यवहार और मानक और बाजार दरों को छोड़कर और यथास्थिति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को उसके मामले में सूचित करें जिसमें उसके परिवार का कोई सदस्य अन्य किसी व्यवसाय को स्थापित कर लेता है
या उसके संचालन और प्रबंधन में भाग लेना शुरू कर देता है। कोई भी मंत्री का व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से किसी भी उद्देश्य के लिए, चाहे वह राजनीतिक हो, धर्मार्थ हो या अन्यथा हो, किसी भी चंदे को स्वीकार नहीं करेगा। यदि किसी सार्वजनिक अधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, पंजीकृत सोसाइटी अथवा धर्मार्थ निकाय के लिए अभिष्ट कोई पर्स या चेक प्रस्तुत किया जाता है तो उसे वह यथासंभव शीघ्र ही उस संगठन को सौंप देगा जिसके लिए यह अभिष्ट है। ख स्वयं को पहला, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पंजीकृत सोसाइटी अथवा धर्मार्थ निकाय अथवा संस्थान, और 2 राजनीतिक दल से प्राप्त किसी लाभ को छोड़कर किसी अन्य कोषों को जमा करने से संबंध नहीं रहेगा। तथापि वह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे चंदों को संबंधित दल की सोसाइटी या निकाय या संस्थान के विशिष्ट पदाधिकारियों को भेज दिया जाता है, न कि स्वयं उसी को। उपयुक्त निधियों के वितरण के लिए परिचालन से संबद्ध रहने से मंत्री को पूर्व कथित में से कोई नहीं रोक पाएगा। केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकारें, संघ शासित प्रदेशों के अन्य मंत्रियों से कोई भी मंत्री अपनी पत्नी, पति और उस पर आश्रित सदस्यों को विदेशी सरकार के अधीन भारत में या विदेश में अथवा किसी विदेशी संगठन में व्यापारिक कंपनियों सहित प्रधानमंत्री के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई रोजगार से पूर्ति करने की अनुमति नहीं देगा। जहां किसी मंत्री की पत्नी या कोई आश्रित व्यक्ति पहले से ही ऐसे रोजगार को कर रहा हो तो ऐसे मामले में प्रधानमंत्री को यह निर्णय लेने के लिए सूचित किया जाना चाहिए कि इस रोजगार को जारी रखा जाए या नहीं। सामान्य नियम के रूप में विदेशी मिशन में रोजगार पर पूरी रोक होनी चाहिए। कोई भी मंत्री का अपने निकट के संबंधियों को छोड़कर किसी से भी मूल्यवान उपहारों को स्वीकार नहीं करेगा और वह या उसके परिवार के सदस्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से उपहार बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे जिनके साथ उसका सरकारी व्यवहार हो। ख अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी प्रकार के ऐसे संविदा ऋण देने की अनुमति नहीं देगा जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में अड़चन डालने या उस पर प्रभाव डालने की संभावना हो। डा कोई भी मंत्री विदेश जाने पर अथवा भारत में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से उपहार स्वीकृत कर सकता है। ऐसे उपहार 2 श्रेणियों में आते हैं। पहली श्रेणी में वे उपहार शामिल किए जाएंगे जो प्रतीकात्मक प्रकृति के हों, जैसे सम्मानजनक तलवार, समारोह में पहने जाने वाले वस्त्र आदि जिन्हें प्राप्तकर्ता अपने पास रख सकता है। उपहारों की दूसरी श्रेणी में वे आते हैं जो प्रतीकात्मक प्रकृति के न हों। यदि इसका मूल्य 5,000 रुपयों से कम हो तो मंत्री इसे अपने पास रख सकता है। तथापि उपहारों के अनुमानित मूल्य के बारे में कोई संदेह हो तो मामले को मूल्यांकन के लिए तोशखाना के पास भेज देना चाहिए। यदि उपहार का मूल्य इसके मूल्यांकन किए जाने पर निर्धारित 5,000 रुपयों के भीतर आता है तो उपहार को मंत्री के पास वापस भेज देना चाहिए। यदि यह मूल्य 5,000 रुपयों से अधिक आता है तो उसे तोशखाने से प्राप्तकर्ता को तोशखाना द्वारा आंके गए मूल्य और 5,000 रुपयों के अंतर का भुगतान करके खरीदने का विकल्प होगा। गृह कार्य के केवल वही उपहार जो तोशखाना द्वारा रखे जाते हैं, जैसे कि दरियाँ, चित्रकारी, फर्नीचर आदि, जिनका मूल्य 5,000 रुपयों से अधिक हो, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास या राजभवन में राज्य की संपदा के रूप में रखे जाएंगे। टिप्पणी है, उपहार का मूल्य मूल देश में इसके अनुमानित बाजार मूल्य को इंगित करता है। किसी संगठन द्वारा किसी मंत्री, किसी ऐसे व्यक्ति जो मंत्री की हैसियत पद पर हो को कोई पुरस्कार प्रदान किया जा रहा हो तो निम्नलिखित कार्य प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। पहला, पुरस्कार देने वाले संगठन के प्रत्यय पत्र का अध्ययन कर लिया जाना चाहिए कि किसको किस प्रयोजन से कौन पुरस्कार दे रहा है, उसका मंतव्य क्या है। ख यदि पुरस्कार देने वाले निकाय के प्रत्यय पत्र निर्दोष हों तो ऐसे पुरस्कार को स्वीकृत कर लेना चाहिए, परंतु उसके नकदी वाले भाग को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों भाई? ग यदि पुरस्कार मंत्री के पद पर रहने से पहले उस व्यक्ति के काम से संबंधित हों तो ऐसे पुरस्कारों को स्वीकृत कर लिया जाना चाहिए, परंतु ऐसे सभी मामलों में यथास्थिति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का विशिष्ट अनुमोदन ले लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह कार्य मंत्री से अनुमति लेनी पड़ेगी। और घ ऐसे उदाहरणों में जहां मंत्री को किसी संगठन से ऐसे पुरस्कार लिया जाना हो जिसके संबंध किसी विदेशी एजेंसियां या संगठनों से हो तो ऐसे मंत्री उस व्यक्ति को जो मंत्री की हैसियत पद पर हो भारत के प्रधानमंत्री से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। अगली बात है, मंत्री को भारत में विदेशी मिशनों अथवा विदेश में आयोजित समारोहों में शामिल होने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संगठनों को छोड़कर ऐसे विदेशी न्याय संस्थान या संगठन जिनका भारत सदस्य हो की सदस्यता को स्वीकृत करने के लिए
प्रधानमंत्री द्वारा समय समय पर दिए गए अनुदेशों का पालन करना चाहिए। और मंत्री हैं, सरकारी दौरों पर जाते समय जहाँ तक व्यवहार्य हो स्वयं के आवास में अथवा सरकारी उपक्रम लोक नियमों द्वारा या संस्थानों द्वारा देखभाल कर रहे आवासों में रहना चाहिए, जैसे कि सर्किट हाउस, डाक बंगला आदि या मान्यता प्राप्त होटलों में रहना चाहिए। और ख यथासंभव अपने सम्मान में दी गई भड़कीली और खर्चीली पार्टियों में जाने से बचना चाहिए। छठा है, आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने वाले प्राधिकारी केंद्रीय मंत्रियों के मामले में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के मामले में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तथा राज्य के मंत्रियों के मामले में संबंधित मुख्यमंत्री होगा, सिवाय इसके कि जहां अन्यथा उल्लेखित किया गया हो। उक्त प्राधिकारी इस संहिता के किसी तथाकथित या संदेहात्मक अतिक्रमण का निर्धारण करने या निपटाने के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों और हालातों के अनुसार ऐसी कार्य प्रणाली को अपनाएगा जिसे वह ठीक समझेगा। व्याख्या है, इस संहिता में मंत्री के परिवार में उसकी पत्नी या यथास्थिति पति जो उससे कानूनी तौर पर पृथक न हुई हो, अवयस्क बच्चे या अन्य व्यक्ति जो रक्त संबंधी रिश्तेदार या विवाह से संबंध रखता हो और पूर्णतया मंत्री पर निर्भर है। अगला है 2.4.3 आचार संहिता मंत्रियों द्वारा अच्छे आचरण को सुनिश्चित करने के लिए एक आरंभिक बिंदु है, तथापि यह अपने आप में बृहत नहीं है और प्रतिनिषेधों की सूची की प्रकृति इसमें अधिक है। अतः यह आवश्यक है कि आचार संहिता के अलावा एक नैतिक संहिता होनी चाहिए जो इस बात पर मार्गदर्शन दे कि किस प्रकार मंत्री अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए संवैधानिक और नैतिक संहिता के उच्चतम प्रतिमानकों को बनाए रखे। यह संहिता कानून का पालन करने, न्याय के संचालन को बनाए रखने और जनजीवन की सत्यनिष्ठा की रक्षा करने के लिए मंत्रियों के प्रधान कार्यों पर आधारित होगी। यह मंत्री सिविल सेवकों के संबंधों के सिद्धांतों को भी निर्धारित करेगी। नैतिक संहिता जनजीवन के साथ सिद्धांतों का भी चिंतन करेगी, जैसे कि पैराग्राफ 2.5 में बतलाया गया है। आयोग ने दूसरे देशों की आचार संहिताओं की जांच की है और आयोग का विचार है कि मंत्रियों की आचार संहिता और नैतिक संहिता में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए। क मंत्रियों को उच्चतम नैतिक प्रतिमानकों को बनाए रखना चाहिए। ख मंत्रियों को सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को बनाए रखना चाहिए। ग संसद में जवाबदेही मंत्रियों का कर्तव्य है और उन्हें अपने विभागों और एजेंसियों के नीतियों, निर्णयों और कार्यवाहियों के लिए जवाबदेह बनना होगा। घ मंत्रियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सार्वजनिक कार्यों और उनकी निजी रुचियों के बीच कोई विरोध न उठे या ऐसा प्रतीत हो कि यह उठ सकता है। अंग लोकसभा में मंत्रियों को अपनी भूमिकाओं को मंत्री और निर्वाचन क्षेत्र के रूप में अलग अलग रखना चाहिए। च मंत्रियों को चाहिए कि वे अपने दल के लिए या राजनीतिक प्रयोजन के लिए सरकारी संसाधनों का प्रयोग न करें। उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए उन्हें स्वयं का उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए, न कि किसी की सलाह पर केवल दूसरों पर दोष मढ़ना चाहिए। 6 मंत्रियों को चाहिए कि वे सिविल सेवा की राजनीतिक निष्पक्षता को बनाए रखें और सिविल सेवकों को ऐसा कोई काम करने के लिए न कहें जिससे सिविल सेवकों की कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ विरोध उठे। जब मंत्रियों को उन अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए जिन्हें संसद के दोनों सदन समय समय पर निर्धारित करें। जब मंत्रियों को यह मानना चाहिए कि सरकारी पद या सूचना का दुरुपयोग उस विश्वास का हनन है जो उनमें सार्वजनिक पदाधिकारियों के रूप में जताया गया। अंग मंत्रियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता के पैसों का उपयोग अत्यंत मितव्ययिता और सावधानी से हो। अगला ट मंत्रियों को अपना काम इस प्रकार से करना चाहिए जिससे वे अच्छे शासन के अस्त्र के रूप में सेवा कर सकें और जनता के अधिकतम रूप से भलाई के लिए सेवाएं प्रदान कर सकें और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकें। ठ मंत्रियों को चाहिए कि वे उद्देश्यपूर्ण, निष्पक्ष, सत्यनिष्ठा से, न्याय संगत तरीके से, मेहनत से तथा उचित और न्यायपूर्ण तरीके से काम करें। 2.4.4 है वर्तमान आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के प्राधिकारी केंद्रीय मंत्रियों के मामले में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के मामले में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राज्य सरकार के मंत्रियों के मामले में संबंधित मुख्यमंत्री हैं। आयोग का विचार है कि आचार संहिता के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कार्यालयों में समर्पित यूनिटों का गठन किया जाना चाहिए। अतिक्रमणों का ब्यौरा दिए जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट समुचित विधानमंडल को विचार के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त वर्तमान आचार संहिता जनता के मामलों में मेल नहीं खाती और इसके परिणाम स्वरूप जनता के सदस्य शायद इस बात से अवगत नहीं है कि ऐसी संहिता भी विद्यमान है। आयोग यह सिफारिश करना चाहेगा कि मंत्रियों के लिए आचार संहिता को विस्तृत करके जनता की पहुंच में रखी जानी चाहिए, जैसा कि कुछ अन्य देशों में भी ऐसा होता है। क्योंकि गठबंधन सरकार आजकल अधिक चलन में है, अतः यह विशेष रूप से सुनिश्चित करना उचित होगा
केंद्र और राज्यों दोनों के गठबंधन साझेदारों के रूप में मंत्री नैतिक और आचार संहिताओं का पालन करें। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वे इन संहिताओं के अतिक्रमण को जनता के अधिकार क्षेत्र में रखें। इसमें कुछ सिफारिश है। मंत्रियों के लिए वर्तमान आचार संहिता के अतिरिक्त एक नैतिक संहिता होनी चाहिए, जिसमें ये दिशाएं निर्देश होने चाहिए कि किस प्रकार मंत्री अपने कर्तव्यों के निष्पादन में संवैधानिक और नैतिक आचरणों के उच्चतम मानदंडों को बनाए रख सकते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के कार्यालयों में नैतिक संहिता और आचार संहिता के अनुपालन के अनुवीक्षण के लिए समर्पित एककों का गठन किया जाना चाहिए। इस एकक को आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित जनता की शिकायतों को प्राप्त करने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री को इस कर्तव्य द्वारा आबद्ध होना चाहिए कि मंत्रियों द्वारा नैतिक संहिता और आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ऐसा गठबंधन सरकारों के मामले में भी लागू होगा, जहां मंत्री विभिन्न दलों से हो सकते हैं। इन संहिताओं के अनुपालन से संबंधित एक वार्षिक रिपोर्ट समुचित विधानमंडल को प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में अतिक्रमण के विशिष्ट मामलों, यदि कोई हो, और उन पर की गई कार्रवाई को शामिल किया जाना चाहिए। नैतिक संहिता में अन्य बातों के अलावा मंत्री सिविल सेवक संबंधों पर व्यापक सिद्धांतों को शामिल किया जाना चाहिए। और आचार संहिता में पैरा 2.4.3 में दिखाए गए विवरणों का उल्लेख होना चाहिए। नैतिक संहिता, आचार संहिता और वार्षिक रिपोर्ट को जनता की पहुंच में रखा जाना चाहिए।